हम लोग पिछले बार इसको पूरा कर लिए थे ना, पति पत्नी संबंध को। ये हो गया था भैया, आपने इस पर डिस्कशन भी कर लिया था। हो गया ना पूरा? हाँ, ये पूरा हो चुका था हस्बैंड वाइफ। तो सबके ठीक हो गए पति पत्नी संबंध। हम इस चीज पर बात किए थे कि ये संबंध अनिवार्य है प्रत्येक मानव के लिए। उसमें केवल पति पत्नी संबंध अनिवार्य नहीं है, किसी की इच्छा नहीं हो तो वो विवाह ना करे, बट इन जनरल ये देखा गया है कि जैसे नॉर्मली जिसको सांसारिक लोग कहते हैं, ह्यूमंस में विवाह एक बहुत ही सहज घटना है जो हजारों वर्षों से चलते आ रहा है। विवाह को लेकर मान्यताएं अनेकों रही है, तो आगे हम अध्ययन करेंगे तो हमको अपने में ये जांच परख करना है कि विवाह संबंध को लेकर हमारे में क्या मान्यताएं हैं। वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। ये साउंड ठीक है ना? मैं पिछले बार जो ऑप्शन यूज किया था वो यूज कर रहा हूँ ऑडियो के लिए। साउंड ठीक आ रहा है मेरा? बिल्कुल ठीक है भैया, ठीक है, एकदम साफ है। ठीक है। तो पति पत्नी संबंध ही एकमात्र ऐसा संबंध है जो ऑप्शनल है, और इसको लेकर बहुत सारी हमारी मान्यताएं रहती है। और ये भी दिखता है कि जो लोग अलग सोचते हैं, समाज की एक धारा रहती है किसी भी समय। जैसे हम लोग अभी पिछले 20-30 वर्षों से देखे, भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि सोचूं, 50 वर्ष तक यदि ले ले हमारे माता पिता के समय से, तो 1970 या 60 के बाद नौकरी करना अधिक हुआ। उसके पहले लोगों की अपनी अपनी व्यवसाय थी, कोई किसान था, कोई कुछ था। शिक्षा काफी व्यापक हुई भारत में, बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज खुले। इससे जो लोग निकलते हैं उनके लिए कार्य क्षेत्र बहुत सारे बने, हॉस्पिटल्स बनी तो डॉक्टरों को काम करने का एक स्थान मिला, इंडस्ट्रीज बनी तो जो इंजीनियर ग्रेजुएट हो रहे थे उनके लिए काम मिला। डॉक्टर और इंजीनियर दोनों पैसा कमाता है, उसको गिनने के लिए सीए बना, उसको रखने के लिए बैंकिंग सिस्टम्स आई तो बैंकर बने। फिर हम लोग कुछ चीजें खरीद के खाते हैं, दूर दूर से खरीदते हैं, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप हुई, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हुआ, उसमें जॉब्स बनी। वर्ष में 2-3 बार घूमने जाते हैं तो उसके लिए होटल्स और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज बनी। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था जो है फैलती गई। इस व्यवस्था में हम जब भी काम करते हैं तो छठा संबंध आता है कलीग एंड कोवर्कर, या साथी सहयोगी संबंध कहा है इसको। बाकी हम दर्शन में इसको स्वामी और सेवक के संबंध के रूप में भी देखेंगे। इसके पूर्व में जितने भी संबंध थे वो सारा परिवार के क्षेत्र में था, और आसपास जिन लोगों के साथ हम प्रतिदिन जीते हैं, जिनके साथ कोई कार्यक्रम है, कोई कॉमन इंटरेस्ट है, जैसे फ्रेंड्स के साथ कोई कॉमन इंटरेस्ट होता है, कोई कॉमन हॉबी होती है, एक दूसरे का मदद करते हैं, ये वाला एक पूरा स्पेक्ट्रम दिखता है। अभी के जो इकोनॉमी है उसमें मनुष्य या मानव, हम जैसे लोग, जो पढ़े लिखे लोग जो शहरों में रहते हैं, कोई गांव में भी रहता है तो एक अलग बात है, वो कार्य करने के लिए बाहर जाता है, कार्य क्षेत्र उसका बाहर हो गया। पहले विलेज सिस्टम में, गांव के सिस्टम में कार्य क्षेत्र घर पे ही था। अधिकांश गौपालन और कृषि से संबंधित चीजें थी। कुछ लोग कुछ दुकान ट्रेडिंग के रूप में भी रखते थे, वो भी घर के आसपास ही रहता था। अभी अधिकांश लोगों को बाहर जाना पड़ता है, और हम लोगों के साथ वहां काम करते हैं, है ना। एक मिनट में इसको बंद कर दूं, नहीं तो टिम टिम करता रहेगा ये। एक मिनट, ये ठीक हो गया। तो कोई एक गिवन कार्य के लिए हम लोगों के साथ कुछ कार्य करते हैं, तो इसका नाम है साथी और सहयोगी। जो कलीग है, साथी आज के टर्मिनोलॉजी में बॉस कहलाएगा, और सबऑर्डिनेट जो है वो कोवर्कर के रूप में कहलाएगा। जो साथ वाले लोग हैं उनको भी हम कोवर्कर बोलते हैं।
तो मदद करने वाला हेल्पर है। सहयोगी का मतलब हेल्पर, साथी मतलब साथ में है ना, जिसकी कार्य की जिम्मेदारी। तो प्रधान दायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कलीग या साथी का होता है। इस संबंध का मूल उद्देश्य क्या है कि किसी भौतिक वस्तु के उत्पादन, सेवा या विनिमय, मेंटेनेंस के लिए हम इस व्यक्ति के साथ आते हैं। जैसे पति पत्नी साथ में क्यों आए? आज के दिन यदि पूछेंगे तो बहुत इसका उत्तर नहीं है। सभी लोग विवाह कर रहे हैं तो हमने भी कर लिया, या हमको कोई पसंद आता है, फिर हम तय करते हैं कि इसके साथ हम आजीवन रहेंगे, और जाने अनजाने में बहुत सारी जिम्मेदारियां उसके साथ आ जाती है। दूसरे व्यक्ति के मानसिक, भावात्मक, भौतिक, शारीरिक जो भी देखरेख है उसकी जिम्मेदारी पति और पत्नी एक दूसरे का स्वीकार लेते हैं। उनके संतान होते हैं तो उसका भी वो पूरा स्वीकार लेते हैं, और साथ में जो माता पिता पहले से बने हुए हैं आइडियली उनका भी स्वीकारना होता है। तो परिवार एक इंटीग्रल यूनिट के रूप में बन जाती है। तो मानव को जीने के लिए एक जगह मिलता है, कुछ संबंध मिलते हैं, एक कार्यक्रम मिलता है जो उसके प्रगति के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि यू आर सपोज टू ग्रो एक्चुअली इन दीज रिलेशनशिप्स। वो ग्रो होते हैं, हम नहीं होते, एक अलग मुद्दा है। बट आइडियली यदि हमको दिशा पता है, हमारा लक्ष्य पता है मानव का, जो हम परिचय शिविर में बहुत प्रारंभ में चर्चा किए थे कि भाई जीने का लक्ष्य क्या है, तो मैं कुछ समझना चाहता हूँ, एक बेहतर व्यक्ति बनना चाहता हूँ, और ये दोनों करते हुए मुझे अच्छा लगना चाहिए। इसका नाम है सुख या शांति या संतोष। ये तीनों चीजें हम चाहिए, कुछ आवश्यक है। तो परिवार वो स्थान है जिसको हम अभी कर पाते हैं। परिवार में यूजुअली जो कॉमन एरर्स होती है वो क्या होती है? वो ओवरसाइट की होती है, मतलब हम निर्मूल्यन कर देते हैं। किसी संबंध को देखना होता है, हम भूल जाते हैं उसको। बड़े होने के बाद माता पिता को भूल जाते हैं, है ना। बच्चा बड़ा हो गया उसके बाद भूल जाते हैं कि वो बड़ा हो गया, अभी भी उसको बच्चे के रूप में ही ट्रीट करते हैं। प्रारंभ में पति पत्नी संबंध में, विवाह के बाद कुछ खेल कूद, है ना, पति पत्नी यंगस्टर्स करते ही हैं। खेल कूद का मतलब आज के दिन उसको रोमांस और इस प्रकार के शब्दों से बताया जाता है। घूमना, है ना, एक दूसरे का हंसी मजाक उड़ाना, खेलना। पर एज यू एज, मिडिल एज आ जाता है तो ये सारी चीजें धीरे धीरे पीछे हट जाती है। तो ये भी दिखता है कि द नेचर ऑफ दीज रिलेशनशिप्स, हम उसमें जैसे हैं, ये भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम परिवर्तित होता है ना। इट मेटामॉर्फाइजेस या मेटामॉर्फोसिस। तो इनका जो स्थायी स्वरूप है उसको थोड़ा सा झलक वो समझने के लिए हमने यहाँ पर प्रयत्न किया। एक कॉमन जो एरर होता है अभी परिवार में कि बड़े होने के बाद सामने बच्चा दिखता है तो आदमी अपने माता पिता को भूल जाता है। ये मॉडर्न सोसाइटीज में, चाहे वो वेस्ट में हो, ईस्ट में हो, भारत में हो, पश्चिम में हो, है ना, या पूरब में हो, दोनों जगह ये कॉमन है। तो ये एक ध्यान में रखने का मुद्दा है कि बड़े होने के बाद भी माता पिता के प्रति हमारा दायित्व तो बना ही रहता है। हमने जितना उनसे सेवा प्राप्त किया बचपन में, मान लीजिए हमने 15 वर्ष उनसे सेवा प्राप्त किया, 20 वर्ष यूजुअली प्राप्त करते हैं, तो उनके आखिरी के 20 वर्ष हमको उनको लौटाना पड़ता है। ये नियम है, तभी तो उसकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। हम जब उसको करते हैं, हमारे बच्चे उसको देखते हैं, तो उसको भी ये ध्यान आकर्षण कराना पड़ता है कि देखो मैं जैसा कर रहा हूँ, मेरे बुढ़ापे में तुमको भी करना चाहिए, या तुम करोगे कि नहीं करोगे। ये चीज धीरे धीरे बच्चों में डालना शिक्षा का एक भाग हो जाता है। सो हाउ टू लिव इन फैमिली इज बेस्ट लर्न इन द फैमिली, नॉट एट स्कूल। यदि विद्याशाला में इससे रिलेटेड कोई कंटेंट हो तो अच्छी बात है, बट आज के दिन जनरली इसका कंटेंट नहीं पाया जाता है। रिलेशनशिप के बारे में लोग बात करेंगे, परंतु परिवार में कैसे जीना है ये शिक्षा का भाग कोई भी अल्टरनेटिव एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, कोई भी बोर्ड उसमें नहीं दिखता है। इसलिए मूल्य तथा संबंध तथा परिवार में जीने का स्वरूप ये शिक्षा का भी एक भाग हो जाता है। तो उस बच्चे के मन में ये चीज बनी रहती है, तो होपफुली या आइडियली बड़ा होने के बाद वो उसको पूरा कर सकता है। कई बार बोलना भी नहीं पड़ता है। जैसे मैं देखता हूँ, मैं अपने माता पिता का भी ध्यान रख रहा हूँ, उसके पहले नानी नाना का ध्यान रखा,
ना, मैं और मेरी पत्नी मिलके मेरे माता पिता का भी ध्यान रखते हैं, उनके माता पिता का भी ध्यान रखते हैं। दोनों लोग मतलब चारों बुजुर्ग हमारे ही साथ है अभी। एक समय में हमारे पास 6 बुजुर्ग थे, है ना, मेरे नाना नानी भी थे। तो हमको अलग से किसी ने बोला नहीं कि बड़े होने के बाद तुम हमारा देखभाल करो। वो कहीं से आ गया, हो सकता है दर्शन का प्रभाव रहा हो। 12-14 वर्षों से मैं इसके संपर्क में हूँ, परंतु कई जगह दिखता है कि ये हो भी पाता है, नहीं भी हो पाता है। इसीलिए उसको कॉन्शियसली बच्चों तक पहुंचाना अभिभावक अथवा माता पिता का ज्वाइंट जिम्मेदारी होता है। उसमें पति और पत्नी का ट्यूनिंग चाहिए। तो पति पत्नी संबंध इस पूरे चित्र को स्वीकारते हैं। दे सी द कॉमन विजन ऑफ लिविंग टुगेदर एंड इट्स वेरियस डायमेंशंस एंड इट्स वेरियस पर्पस एंड दे वर्क टुवर्ड्स इट। उसमें कभी दिक्कत आएगी, है ना, कभी पैसे कम पड़ेंगे, कभी अधिक हो गया, कभी दोनों का मत एक चीज पे अलग हो जाएगा। तो उस पर क्या करें? एक तो मूल में जो विश्वास की बात पर हमने काफी समय दिया था, वो हमारे में है कि नहीं, हमारे में जांच परख करने का एक चीज बनता है। और इसके साथ उसको समय भी देना चाहिए कि ठीक है, हमको जो दिखता है हो सकता है सामने वाले को अभी ना दिखे, थोड़ी देर में दिखेगा। तो धैर्य की भी बात है ना, धीरता की भी बात उससे आती है, दैट यू वेट फॉर द अदर पर्सन टू कम अराउंड टू सी व्हाट इज करेक्ट, प्रोवाइडेड आप जो देख रहे हो वो करेक्ट है। तो ये पूरा परिवार की श्रेणी में हो रहा है। उसमें गुरु शिष्य संबंध भी वो हम देखते हैं। भौतिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए फिर साथी सहयोगी संबंध का जगह आता है। तो इसमें जैसे आपने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं, कोई डेयरी में है ना, कोई फ्रूट्स में है, कोई वेजिटेबल्स में है, बहुत लंबा चौड़ा है। गुड्स के रिपेयरिंग में है, कोई ड्राइविंग कर रहा है, कोई पायलट बन गया, कोई ट्रेडिंग सिस्टम में काम कर रहा है ना, कोई नाई है, बार्बर है, एक मसाज थेरेपिस्ट है, होटेलियर है, जो भी है। तो इसका ओवरऑल पिक्चर कैसे हमको दिखे, ये एक मुद्दा बनता है। हाउ डू यू सी द ओवरऑल पिक्चर ऑफ ऑक्यूपेशन? ये ऑक्यूपेशन व्यवसाय का आयाम है। हमारा जो भौतिक आयाम है, एक तो कंजम्पशन का था, दूसरा उसको प्रोड्यूस करने के लिए व्यवसाय करना पड़ता है। और बॉक्स नंबर 4 है ना, इन इनिशियल बॉक्स। तो जो भी मैं कंज्यूम करता हूँ वो कहीं से आता है। तो उस सिस्टम में मेरी भी कोई योगदान रहे, ये हर मनुष्य की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। सो दिस इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट एवरी ह्यूमन बीइंग हैज, बिकॉज यू एंड योर फैमिली कंज्यूम मटेरियल गुड्स, है ना। हम सारे भौतिक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उसका उपभोग करते हैं। तो उसमें कोई ढंग के व्यवसाय में हमारा भागीदारी रहे, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। नहीं तो क्या होगा, कुछ लोग केवल बैठकर खाएंगे। और आज के दिन बैठकर खाने के लिए कई अनेकों आयाम हो गए, है ना। आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दो, आपने किया कुछ नहीं, उसकी वैल्यू 500 से 30,000 डॉलर हो गया, आप बैठ के खा रहे हो, उसको बेच के खा रहे हो। एक एडवांस्ड आयु के बाद तो ठीक ही है, 75-80 की आयु के बाद एक आदमी में काम कार्य करने की ताकत नहीं होती है शरीर में। उसमें भी देखते हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैं, क्योंकि आज के बुजुर्ग लोग क्या करते हैं कहना कठिन है, वीडियो गेम खेलते हैं कि मूवी देखते हैं, पर ट्रेडिशनली क्या था, हम हमारे ही घर में देख सकते हैं कि जो नाना नानी दादा दादी थे या हमारे माता पिता थे, उस समय भले ही वो कुछ कमा नहीं रहे हो, मतलब कोई प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, बाहर जाके कोई बड़ी वस्तु नहीं लेकर आ रहे हो, घर में जो भी पॉसिबल है वो करते रहते हैं कुछ कामकाज। इन जनरल ये देखा जाता है। तो मनुष्य में कार्य करने की प्रवृत्ति है। तो ये दर्शन ये नहीं कह रहा कि हम कार्य नहीं करें या निष्क्रिय हो जाए। हमको समझ चाहिए, ज्ञान संपन्नता चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि कार्य का क्षेत्र पूरा शून्य हो जाएगा, थोड़े समय के लिए हो सकता है ना। उसको हम आगे देखेंगे जब अध्ययन विधि के बारे में बात करेंगे, आज से 1-1.5 वर्ष बाद बात कर पाएंगे हम उस पर। तो व्हाट इज द रिदम ऑफ लिविंग? एक आदमी जो इन चीजों को समझ के आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए रिदम क्या होगा, उस पर थोड़ी सी विचार विमर्श करेंगे। तो इस संबंध में ये दिखता है कि हम सारी चीजें तो बनाते नहीं, इसीलिए हम जो भी बनाते हैं उसको हम विनिमय भी करेंगे। तो मान लीजिए मैं औषधि बनाता हूँ, आई मेक मेडिसिन। तो जिन लोगों को औषधि चाहिए उसको मुझे ट्रेड करना पड़ता है, एक्सचेंज करना पड़ता है। आज के दिन उसको बेचना बोलते हैं। उसके बदले में फिर मुझे कुछ मूल्य मिलता है, आज के दिन उसको पैसा बोलते हैं। बट आई बेसिकली गेट द पावर टू परचेज थिंग्स। ये पैसे का मतलब है।
मनी इंडिकेट्स द पावर टू बी एबल टू परचेज थिंग्स इन दैट सोसाइटी, है ना। नेपाली करेंसी यहाँ नहीं चलेगा। तो इस विधि से सोसाइटी में एक ट्रांजैक्शन बना रहता है। दिस इज द लार्जर पिक्चर ऑफ साथी सहयोगी संबंध। तो हम कार्य केवल इसके लिए नहीं कर रहे हैं कि हमारे घर में पैसा आ जाए। सामान्य रूप से लोग ऐसे ही सोचते हैं, आज के दिन पैसे के टर्म्स में इसको सोचते हैं, आगे जाके फिर उसको थोड़ा सा हम टटोलेंगे, परंतु हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है, उसको हम पूरा कर रहे हैं। ये जब बात हमको समझ में आती है तो इसकी एक अलग दृष्टि हमारी बनती है या बन सकती है। तो इसमें हम जो भी कार्य करेंगे अकेले तो में नहीं करेंगे, अकेले में कोई आदमी कोई चीज बना लिया ऐसा तो होता नहीं, है ना। तो यहाँ पर जो लिखा है, वी नीड असिस्टेंस फॉर दीज ऑक्यूपेशंस रिलेटेड टू मटेरियल प्रोडक्शन, which can be sourced by money today. In today's terms, we commonly call this earning money. But if you observe this, क्या दिखेगा, ये पैसे से कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट मिलता है या पैसा वो प्रॉमिस है कि आगे वो मटेरियल ऑब्जेक्ट मुझे मिल सकता है। मेरे बैंक में 50 लाख रुपए है, व्हाट डज द 50 लाख इंडिकेट? इट इंडिकेट्स दैट सम टाइम इन फ्यूचर उसके इक्विवेलेंट गुड्स मुझे मिल सकते हैं। तो मनी या पैसा को देखें, इट इज अ मीन्स टू एन एंड, वो अपने में कोई लक्ष्य नहीं है। और ये कॉमन हमारे में एक कल्पनाशीलता के प्रोजेक्शन का एरर है, क्योंकि मानव में कल्पनाशीलता है। इसको हम जब जीवन क्रिया या चैतन्य क्रिया मानव को जब अध्ययन किए, थोड़ा सा हमने उसको देखा था, तो हम वो भी प्रोजेक्ट कर पाते हैं या वो एसोसिएशंस बना सकते हैं जिसका कोई वास्तविकता नहीं। तो दोनों आप प्रोजेक्ट कर सकते हो, जो वास्तविकता में है वो भी, जो नहीं है वो भी। मैं किसी के बगीचे में घूमने जाता हूँ, थोड़ी दिन के बाद मुझे लगने लगता है कि ये पेड़ भी मेरा ही, मुझे लगता है, होता नहीं। तो फिर मैं अगले दिन उनके बगीचे में जाता हूँ तो वहां से एक आम तोड़ के लाता हूँ। उस आदमी को लगेगा इसने कैसे तोड़ ली मेरी आम, मुझे लगेगा मैं रोज तुम्हारे साथ घूमने आता हूँ, है ना, मैंने भी एक बार पानी दिया तो मेरा आम का पेड़ हो गया। ये यहाँ से झंझट प्रॉब्लम होता है। ये जो गलत एसोसिएशन है हमारे, हम वस्तु के साथ मानसिक रूप से चिपक जाते हैं तथा पैसे के साथ भी हम मानसिक रूप से चिपक जाते हैं। इसको हम कैसे समझें? हम अपने ही जब अध्ययन करते हैं, हमारे जीवन में चैतन्य इकाई जो है उसी के अनेकों क्रियाओं को जब हम निरीक्षण करते हैं, स्व निरीक्षण, यू विल रिमेंबर कि अध्ययन की विधि में हमने पहले लिखा था अस्तित्व में जो है उसको जैसा है वैसे ही देख पाना शब्दों के माध्यम से, नंबर 1। नंबर 2 हमने लिखा था कि जो भी अपने बारे में कहा जा रहा है उसको स्व निरीक्षण विधि से समझना। तीसरा, जो संबंध के बारे में कहा जा रहा है वो आपके लिए सहज स्वीकार हो रहा है कि नहीं, जैसे विश्वास में रहना स्वीकार होता है या अविश्वास में रहना, ये तीनों जगह हमको निरीक्षण करना आवश्यक है। केवल एक करने से नहीं चलेगा। केवल मैं अपना अध्ययन करूं और संबंध के प्रति ध्यान नहीं दूं तो भी अधूरा पड़ता है। ये दोनों करूं और प्रकृति का मैं अध्ययन नहीं करूं तो ही पूरा नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो मटेरियल ऑब्जेक्ट है ये प्रकृति का देन। ठीक, तो हमारे पास एक बढ़िया कांच की शीशी है, कुछ वॉल हैंगिंग है, वो टूट जाता है तो हमको दुख लगता है, खराब लगता है। क्यों? क्योंकि हमको लगता है मेरे अंदर ही कुछ टूट गया है। ये जब ज्यादा होता है, या हमारी कार में खरोच लग गई तो हमको लगता है हमारे में खरोच लग गई। ये क्या हो जा रहा है? मेरी एसोसिएशन उस वस्तु के ऊपर सुपर इम्पोज हो जा रही है। जाने अनजाने में वो वस्तु के साथ मैं कनेक्ट हो जा रहा हूँ, जबकि मैं हूँ, वो वस्तु है। उस वस्तु की कुछ उपयोगिता है, उस वस्तु को किसी ने बनाया था, वो प्रोड्यूस करके मेरे घर तक उसको लाया, बदले में मैंने कुछ पैसे दिए और मेरा बन गया लीगली। उसके बाद मैं उसको उपयोग करता हूँ। तो ये पूरी जो चीज है ना, इसमें बने रहने के लिए तथा इसमें उत्पादन करने के लिए साथी सहयोगी संबंध। तो कोई भी चीज करते हैं हम अकेले में नहीं करते, इसीलिए व्यवसाय या ऑक्यूपेशन में जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं उनका नाम कोवर्कर या सहयोगी। The entity that takes on the primary responsibility, जो प्रथम या प्राथमिक जो उसके पास दायित्व है उसका नाम है साथी। जो उसमें उसको मदद करता है, जो उन, है ना, जिम्मेदारियों को स्वीकार लेता है या क्रिया पक्ष को स्वीकार लेता है, उसका नाम है सहयोगी। एक छोटा सा एग्जांपल है, मान लीजिए मेरे पास एक गाड़ी है, उसको साफ रखना मेरा जिम्मेदारी है, मेरी इच्छा है, मेरे पास समय नहीं है तो मैं किसी को बोलता हूँ भैया तुम साफ कर दो।
वो क्योंकि उसमें समय दे रहा है, उसके समय के आपूर्ति के लिए उस समय जो भी एक्सेप्टेड उसका वैल्यू है, मूल्य है, आज के दिन जिसको पैसा बोलते हैं, उसके साथ बात करके हम पहले सेट किए रहते हैं, फिर हम उसको देते हैं। तो मानव के रूप में मेरा उसके प्रति संबंध वैसे ही है, और मेरी परिवार की स्थिति तथा मेरी जो आर्थिक स्थिति ऐसी है कि मैं देने की जगह पर हूं उस समय। हो सकता है किसी दूसरे समय वो मुझे देने की स्थिति में रहे। कई बार ये भी होता है कि हमारे पास योग्यता अधिक है एक कार्य का, हम अधिक सोच पाते हैं। जैसे एक इंजीनियर है तो गाड़ी को डिजाइन कर सकता है, एक मैकेनिक उसको ठीक कर सकता है, नया गाड़ी डिजाइन नहीं कर पाएगा, उसकी निपुणता या स्किल उसमें भी नहीं है, वो योग्यता उसमें डेवलप नहीं हुई है। तो साथी सहयोगी संबंध में ये दो चीजों को ध्यान में रखना आवश्यक बन जाता है। एक तो कि मानव के रूप में उसके प्रति विश्वास और सम्मान हमारा बना रहे, या बना है कि नहीं, ये एक निरीक्षण का मुद्दा बनता है। मानव के रूप में हम उसको फिर जीवन और शरीर, चैतन्य इकाई और शरीर के संयुक्त रूप में देख पाते हैं कि नहीं। जब हम आगे जाएंगे, स्नेह के बारे में बात करेंगे, तो हम देखेंगे कि उनमें भी वही क्रियाएं हो रही है जो हमारे में हो रही है। उसका भी जीवन बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरा है। एवरी ह्यूमन हैज अ फैमिली, उसकी कुछ कामनाएं होती हैं, वो समझना चाहता है, अच्छा आदमी बनना चाहता है, उसकी योग्यता की कमी हो सकती है। इसके साथ जब हम उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं तो अपने आप हमारे में एक समानता का भाव या सम्मान का भाव आ पाता है। उसके साथ मैं ये भी देख पाता हूं कि उसकी योग्यता की कमी है, तो मेरी उससे अपेक्षा उतनी ही रहती है जितनी उसकी योग्यता है। जैसे मान लीजिए कोई मेरी गाड़ी साफ करता है, मुझे पता है कि इसका ध्यान नहीं जाता है, और मान लो व्हील पे जो गंदगी है उसको नहीं देख पाता, मैं 2-3 बार बोलता हूँ तो कर लेता है, कई बार मैं बोलता हूँ वो नहीं कर पाता है, तो मुझ में चिढ़ आ जाती है। मैं बोलता हूँ तुमको 10 बार बोला यार, तुमको समझ में नहीं आया। एक्चुअली द आंसर इज इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। उसको समझ में नहीं आता इसीलिए वो कर नहीं पा रहा है। कुछ लोग शरारती होते हैं, जानबूझ के नहीं करते हैं, है ना, वो एक अलग कंडीशन है जिसको हम अध्ययन कर सकते हैं। परंतु अधिकांश केसेस में कार्य के जगह पर भी जो लोग गलतियां करते हैं वो अनजाने में ही करते हैं, जानबूझ के कोई गलती नहीं करता। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गणित। मैथमेटिक्स में यू कैन नॉट मेक अ मिस्टेक विलिंगली, क्योंकि आप विलिंगली जब मिस्टेक करते हो आपको पता रहता है कि ये मैं मिस्टेक कर रहा हूं, है ना, वो शरारती कहलाएगा। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक अ मिस्टेक ऑन पर्पस, किसी भी ग्रेड का मिस्टेक हो। दिस इज अ वेरी वेरी बिग थिंग टू एक्सेप्ट। ये स्वीकारने के लिए बहुत ही एक अच्छा और बहुत बड़ा मूल्य मुझे लगता है पर्सनली भी, क्योंकि हमारी जो लोगों से कंप्लेंट है या पीड़ा है वो क्या है, हमारे अपेक्षा के अनुसार वो नहीं हो रहा है। तो बच्चा है तो मेरे अनुसार खाना नहीं खा रहा, मेरे अनुसार स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रहा, मेरी बात नहीं सुनता है। पत्नी है तो वो मेरे को समझ नहीं पा रही है, पति है तो वो मेरा बात नहीं सुनता है, माँ बाप है तो मेरे को जीने को जगह नहीं दे रहे, छोटा भाई है मेरा बात नहीं सुन रहा है, बड़ा भाई है छोटा भाई का बात नहीं सुन रहा है ना। और साथी सहयोगी कलिक करके मैं 2 बार बोल चुका हूँ उसके बाद भी ये कर नहीं पाता, इसको याद नहीं है, बार बार इसी गलती को, तो इरिटेशन होता है। इरिटेशन होना एक ठीक चीज है ना, इट्स नॉट सो बैड, क्योंकि थोड़ी देर के लिए हम अपसेट हो गए फिर ठीक हो गए। परंतु उस क्रिया का नहीं होने के कारण जब हम उनके इंटेंशन पर ही डाउट कर देते हैं कि तू बेवकूफ है, तुमको 10 बार बोला मैंने नहीं किया, जो गुस्सा आता है और हमारे अंदर जो एजिटेशन होती है, जो आवेश होता है, जिससे वो संबंध बिगड़ती है, उसका मूल कारण यही है कि हमने कहीं ना कहीं ये मान लिया या माना हुआ है कि वो व्यक्ति इस गलती को जानबूझकर करता है। उसके रूट में इतना ही, 10 बार बोलने के बाद भी 11वां बार भी उसको याद नहीं रहता, उसके रूप में इतना ही। से हमारे घर में रोज सायंकाल रोटी बनती है, हमारे भाई ने किन्हीं को रखा है, वो आती है हमारे यहाँ, बढ़िया महिला है, रात का भोजन वो बनाती है, नाश्ता और लंच हम लोग अपना बना लेते हैं घर में, सब लोग मिलके, मेरी माँ और पत्नी दोनों बना लेते हैं। तो प्रतिदिन शाम को कैलकुलेट करना पड़ता है कितनी रोटी बना ली है, क्योंकि हमारे घर की लोगों की संख्या बदलती रहती है, कभी गेस्ट होते हैं 3-4, है ना, हम हमारा परिवार ही 7-8-10 लोगों का है, उसमें 2 लोग नहीं है, कहीं गाँव गए हैं, मैं कहीं चले गया, किसी को खाना नहीं है, मेरा भाई कहीं ऑफिस में खा रहा है, कुछ उसका मीटिंग है, कुछ है।
तो मेरी माँ और मैं रोज प्रातः बैठ के डिस्कस करेंगे कि आज शाम को क्या करना है ना, ताकि कुछ मैं उनको प्लानिंग में थोड़ा मदद करता हूँ, क्योंकि सब्जी कभी कम पड़ जाएगी, कभी अधिक हो जाएगी। इससे मुक्ति पाने के लिए रोटी पूछेगी। यहाँ महाराष्ट्र में एक भाकरी भी खाते हैं जो जवार और उसका मोटा बनता है। कितना भाकरी, कितना चपाती, कितना रोटी। 9 बजे मेरे माँ को बोलूंगा, 10 बजे तक भूल जाती है। 10 बजे फिर पूछेगी रात को कितना रोटी वो बनाना है। मैं बोलूंगा मैं देखा, 12 बजे फिर भूल जाएगी। फिर पूछेगी रात को कितना बनाना है। तो मैंने उसको चिट्ठी पे लिख के गैस पर छोड़ना शुरू कर दिया है ना। तो मैं माँ को बोल रहा था कि तुम्हारी आयु हो गई है, तुम भूल रही हो। बोलते मैं कहाँ भूल रही हूँ, वो भूल रही हूँ उस बात को भी भूल जा रही है। अब क्या करोगे? somebody forgets their own forgetfulness, है ना। ये एज के साथ होता है, एजिंग ब्रेन है ये, बेसिकली मेमोरी का प्रॉब्लम है ये। मेमोरी को हम बाद में अध्ययन करेंगे कि मेमोरी का कौन सा पार्ट जीवन में होता है। चैतन्य क्रिया के चित्रण क्रिया में स्मरण है, उसकी रिकॉल क्षमता ब्रेन के साथ है। कभी एडवांस्ड जब हम चर्चा करेंगे, एडवांस मतलब आगे के अध्ययन में, तब शायद ये बातें आएगी। परंतु ये दिखता है कि लोग भूल जाते हैं। पीपल जेन्युइनली फॉरगेट, एंड दे डोंट फॉरगेट बिकॉज दे डोंट वांट टू डू। उनको उतना ही हो पाता है, योग्यता उतनी ही है। उसके मूल कारण में जाएंगे तो क्या मिलेगा? जीवन 45% से कम कैपेसिटी में काम कर रहा है। If you really do the percentage, sometimes it comes as low as 8%, 10%, 15% कैपेसिटी पे एक आदमी काम कर रहा है। आप हो सकता है 25% पे काम कर रहे हो। 25% में काम करने का क्या तात्पर्य हुआ आपका? भाई उसमें ये हुआ कि आपको चीजें जल्दी ग्रहण होती है ना, और अधिक समझ में आता, अधिक दिखता है। इन अ गिवन सिचुएशन आपको चीजें जल्दी दिख जाती है। किसी का किसी कार्य में इंटरेस्ट अधिक होता है तो उसको वाली चीज याद रहती है, बार बार पूछता है। आपको उस चीज में इंटरेस्ट नहीं होता, आप भूल जाते हो कि आपके सामने उससे ज्यादा महत्वपूर्ण, अधिक महत्वपूर्ण कोई कार्य होता है, इसलिए उस वाले कार्य को आप भूल जाते हो। कई बार आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आपके अंदर ही कोई परेशानी हो रही है तो आपको नहीं समझ में आता है। तो साथी सहयोगी संबंध में उस मानव के साथ हम हैं, इसका बोध होना आवश्यक है, इसका सेंस होना, इसकी स्वीकृति होना, दैट यू आर डीलिंग विद अ full fledged dynamic human being that has limitations, जो जिसको हम आगे जाके जागृति क्रम के रूप में समझेंगे। अवेकनिंग प्रोग्रेशन, जागृति क्रम का मतलब द डिग्री ऑफ डेवलपमेंट इन द ह्यूमन बीइंग, अवेकनिंग के रूप में, उसके कैपेसिटी के रूप में, है ना। जैसे हमारे से हम लोग जो सुन रहे हैं, कोई 50 वर्ष का हो सकता है, कोई 60 का है, कोई 18 का, कोई 20 का है। हम काफी सारा जिंदगी जी चुके हैं बिना इसको समझे कि हमने किया क्या और कर क्यों रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे, है ना। इसकी स्पष्टता नहीं रहती है। डे टू डे जीते हम या ईयर टू ईयर जीते हैं। एक फिक्स डिपॉजिट बना ली, 1 साल का, 3 साल का, वहीं तक हमारा रेंज होता है देखने का अपने ही जीवन को। फिर कोई आता है बोलता है नहीं नहीं, तुमको सुखी होना है, तुमको जागृत होना है, तुमको समझने की आवश्यकता है ना। जैसे शिविर में बता रहे, तो सडनली ध्यान जाता है कि हाँ बात तो सही है, सात संबंध है या 17 संबंध है, कुछ भी हो, उस पर मुझे जीना है। तो क्या हुआ? हमारा ध्यान आकर्षण हुआ। बाकी कोई इनपुट नहीं जा रहा है ना, आपके अंदर कोई फिजिकल केमिकल इनपुट नहीं जा रहा है। लाइव शिविर में तो जाता नहीं, ये रिमोटली कंप्यूटर के थ्रू तो कुछ भी नहीं जाता है, ये तो पक्की बात है। आई कांट इन्फ्लुएंस यू इन एनी वे ना, कैन नॉट सप्लाई एनीथिंग टू यू फ्रॉम हियर, डिजिटली कुछ नहीं कर सकते। इन बातों को सुन के यदि ये बातें सच्ची हैं, सही है, इसको समान रूप में भास होता है सबको। एवरीबडी इज एबल टू सी इट इन द सेम वे, इसी का नाम भास होना है। यहाँ जो कहा जा रहा है यदि वो गलत है तो आप उसमें कंटेस्ट कर सकते हो कि नहीं, मेरे में संबंध है ही नहीं। ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा हमको जिसका कोई संबंध नहीं है, ये हमको पता है। पहले हमारा ध्यान नहीं गया रहता, अभी हमारा ध्यान जाता है तो हम कहते हैं हाँ संबंध का मुझे भास हुआ। तो साथी सहयोगी क्या करते हैं? साथ में आते हैं किसी चीज को पूरा करने के लिए। ये कॉम्प्लीमेंट्री रूप से करते हैं, पूरकता विधि से करते हैं। एंड यहाँ पर भी देखेंगे तो परिभाषा है ना, यहाँ जो लिखा है दैट द डेफिनिशंस आर बेस्ड ऑन द रोल्स दैट ईच वन प्लेज।
तो अभी मैं बॉस हूँ, हो सकता है दूसरे किसी काम में मुझे उसके लिए सीखना पड़े। तो आइडियली ये संबंध का आधार क्या है? विश्वास तथा सम्मान पर आधारित है, विथ ए विलिंगनेस टू लर्न एंड टू टीच। जिसको नहीं पता है वो सीखने के लिए तैयार रहता है, और जिसको पता है वो सिखाने के लिए धैर्य रखता है, क्योंकि सिखाने में बड़ा धैर्य रखता है। जो लोग टीचिंग में है, स्पेशली छोटे बच्चों को जो पढ़ाते हैं, उनको ये वाली बात और अच्छे से समझ में आएगी। मैं कभी कभी सोचता हूँ टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं हमको, कितना धैर्य चाहिए छोटे बच्चों के साथ। वो सुनता ही नहीं है। कई बच्चे ऐसे दिखते हैं वो सुनना ही नहीं चाहता, आप बोलो वो जानबूझ के उल्टा उत्तर देता है, वो नहीं मानना ही नहीं चाहता है। जब हमको ये पता चलता है कि ये जो हो रहा है चीज, ये जीवन या चैतन्य कोई क्रिया है, तब उसकी डायनेमिज्म को हम अप्रिशिएट कर पाते हैं कि कितना वेरिएशन हो सकता है एक आदमी में, सिमिलैरिटी होने के बावजूद। इसीलिए एक ही घर के दो बच्चे एक जैसे रहते ही नहीं, एक ही भोजन करके। तो यहाँ पर कुछ तो क्वेश्चन। हाँ कुछ पूछ सकते भैया? कुछ भी पूछ सकते हैं। हाँ, तो जैसा भी आपने बताया कि ये जो जीवन क्रिया है सभी में चल रही है, लेकिन अभी आपने खुद ने बताया कि कितनी इट्स सो डिफरेंट फ्रॉम वन चाइल्ड टू अनदर वन। आपके भी जैसे दो बच्चे हैं तो दोनों में कितना डिफरेंस होता है, हर चीज में डिफरेंस होता है। देन व्हाट टू बी द मेजर रीजन फॉर दैट? कई बार तो ट्विंस में भी ऐसा होता है, बच्चे ट्विंस पैदा हो गए हैं, सेम क्वालिटी सेम पेरेंट्स, बट इतना ज्यादा डिफर करते हैं एक दूसरे से। ये चैतन्य जीवन का पूर्व संस्कार, और कोई भी कारण नहीं है। कुछ जो बिहेवियरल चीजें हैं वो ब्रेन से रिलेटेड है, बट फॉर नाउ इफ यू इग्नोर दैट, उसको अलग से बात कर लेंगे। बट बाकी तो चैतन्य जीवन का पूरा संस्कार। हम यदि इस बात को कंसिडर करने के लिए यदि तैयार है कि आपका बच्चा आपके पास आने के पहले और कोई था और उसकी और कोई जीवन थी, योर चाइल्ड हैज नॉट ऑलवेज बीन योर चाइल्ड, वो कहीं से आया है और कुछ करके आया। हो सकता है आप ही के परिवार से आया, हो सकता है और कहीं से आया, यू वोंट नो, इट्स वेरी हार्ड टू नो। तो उसकी कोई एक डेवलपमेंट की एक प्रोग्रेशन रही है, उसके किसी एक पॉइंट में आपके पास आया है। तो उसमें दो चीजें, प्रत्येक मानव तथा प्रत्येक बच्चे में दो चीजें, एक की अपने चैतन्य शक्तियों को अभी तक कितना प्रयोग कर पाया, कितना उसके सक्रिय हुए। फॉर एग्जाम्पल आस्वादन क्रिया है। आस्वादन में हमने देखा तीन प्रकार से हम सुखी होने के लिए आस्वादन करते हैं। रुचि मूलक जो इंद्रिय आस्वादन है, मूल्य मूलक जो संबंधों से रिलेटेड है, तथा लक्ष्य मूलक जो हमारी समझ, स्वीकृति, हमारे है ना तृप्ति के लिए हम करते हैं। प्रत्येक मानव में ये तीन का एक अलग अलग अनुपात है। कोई मूल्य प्रधान हो सकता है, कोई रुचि प्रधान हो सकता है, कोई लक्ष्य प्रधान हो सकता है। छोटे बच्चों में भी ये दिखता है। कोई बच्चे को भोजन में अधिक मजा आ रहा है, उसमें छोटे बच्चे में कहना थोड़ा कठिन है, क्योंकि फुली डेवलप उसके बाकी के चीजें सक्रियता नहीं हुई रहती है ब्रेन वाला, बट मान लेते हैं इफ यू नेगेट दैट फैक्टर। कोई बच्चा बचपन से ही लॉजिकल अधिक होता है, तो उसकी वृत्ति की क्रिया अधिक विकसित हुई है। क्यों? क्योंकि पहले उसने वृत्ति के विकास पर काम किया है। वो जिस भी काम में था, जहाँ पैदा हुआ, जो अध्ययन किया, जो वातावरण था। कुछ बच्चे ज्यादा इमोशनल होते हैं, थोड़ा भी बोलो। मेरी भाई की मेरी बेटी के क्लासमेट, वो घर पे आती है, उसी के स्कूल की है, तो हमने देखा कि बहुत सेंसिटिव। मेरा बात करने का तरीका ऐसे ही है जैसे आपके साथ बात कर रहा हूँ, बच्चों के साथ भी ऐसे बात करता हूँ। तो पहले दिन वो कुछ खेलना के लिए नहीं जा रही थी, तो मैंने कहा बेटा तुम भी जाओ खेलने के लिए, तो रोने लग गई। मुझे लगा मैंने क्या कर दिया, है ना। मैं जिस जोर से बोला वो रोने लग गई। मेरी बेटी ऐसी है, मैं उसको जोर से बोलूं वो डबल जोर से मेरे ऊपर फिर चिल्लाती है उल्टा। तो मुझे उसके सामने शांति रहना पड़ता है।
मैंने मन बना लिया मेरी बेटी ऐसी रहेगी 12, 13, 14, 15 साल की आयु तक मैं उसको मैनेज करते रहूंगा, है ना, उसके चिल्लाना चीखना को ऑब्जर्व करते रहूंगा टिल सच टाइम कि वो सेल्फ रिफ्लेक्शन के काबिल हो जाए, फिर उसमें वो सेल्फ रिफ्लेक्शन कराने का हम प्रयत्न करेंगे, बट अभी तो नहीं हो पाएगा, उसमें कैपेसिटी नहीं है अभी। तो प्रत्येक बच्चे में दो प्रकार के इंप्रेशन होती है, दो प्रकार की लेटर से योग्यता प्रत्येक मानव में भी है। एक तो जीवन के क्रियाओं को कितना सक्रिय वो कर पाया, कितना उपयोग कर पाया, दूसरा उसका कंटेंट क्या है, कौन से दिशा में उसने उसको लगाया। वेरी इंटेलिजेंट मैन कैन डिप्लॉय हिज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब चित्रण और विश्लेषण करने की क्षमता, सिंपल है। इंटेलिजेंस क्या है? विश्लेषण करने की क्षमता। वेरी गुड मेमोरी क्या है? चित्त में चित्रित करने का क्षमता, चित्र ग्रहण करने का क्षमता और रिकॉल क्षमता। विजनरी कौन है? जो अच्छे से चित्रित कर पाता है, इंट्यूटिव जिसको बोलते हैं, जो केवल इंफॉर्मेशन से नहीं आता है, अंदर से एक इंट्यूशन होता है, वो चित्त की विकास। तो एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी दुनिया के विनाश के लिए भी सोच सकता है, मैं आईएएस टॉपर बनूंगा ये भी सोच सकता है, मैं सब पे राज करूंगा ये भी सोच सकता है, मैं दुनिया का सबसे अच्छा आदमी बनूंगा ये भी सोच सकता है। ये दिशा जो है सबकी अलग अलग। तो बच्चों में ये दोनों चीजें होती है, इसी का नाम है पूर्व संस्कार। कि कुछ भैया ऐसा नहीं है जैसे अपने परंपरा में मतलब हर मनुष्य सात्विक राजसिक तामसिक दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, कुछ इस तरह की बात बता रहे हैं आप? हाँ, इस दर्शन में तामसिक राजसिक और तात्विक सात्विक शब्दों का बहुत प्रयोग नहीं हुआ, एक ही जगह है। यहाँ पर हम सम विषम और मध्यस्थ गुणों के बारे में बात करते हैं, जो क्वालिटीज, गुण का मतलब क्वालिटी। हमने थोड़ा सा उसको अध्ययन किया था, रूप गुण स्वभाव धर्म। तो गुण जो है हाँ। परस्परता में जो क्वालिटी है वो है, जैसे ये बल्ब की क्वालिटी है कम गर्म करता है, दूसरी बल्ब की क्वालिटी ज्यादा गर्म करता है, ये गुण है ना। तो दो प्रकार के गुण बच्चों में दिखेंगे। ये सेकंड वाला मैंने जो कहा कि कौन सी दिशा में, वो सम गति में जाएगा कि विषम गति में जाएगा। अच्छा, सम विषम। हाँ, मध्यस्थ अभी जनरली होता नहीं, मध्यस्थ बहुत हायर ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट में मिलता है। मध्यस्थ इज इक्वल टू सत्व गुण, है ना, रजोगुण इज इक्वल टू सम, ठीक है। ठीक है, हाँ, रजोगुण, ठीक है। तामसिक या तमोगुण इज इक्वल टू विषम ऑन एवरेज, बट विषम और सत्व, हाँ। सत्व जो है ये मध्यस्थ है, बट हम राजस राजसिक तामसिक और सात्विक को बहुत वो नहीं लेंगे, क्योंकि उनका जो शब्द है इंडियन ट्रेडिशन में परंपरा में यूज हुआ है और उसके इंटरप्रिटेशंस कई हैं, फिर हम उसमें फंस जाएंगे। कोई तामसिक को नहीं स्लो नहीं, मूविंग मानता है, कोई सात्विक को है ना वो मानता है माने निर्मल, है ना, और राजसिक को एक्टिव मानता है, उसमें हम चले जाएंगे। बट यस, इन जनरल, बट यू विल आल्सो सी दैट जो हमने जो चार जीने के आयाम से हमने शुरू किया था, और फेमस 4 बॉक्सेस है ना, मैं फेमस इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि वी टेक इट बैक देयर, बार बार हम उसका स्मरण करते हैं। कुछ बच्चों का भौतिक चीजों पर अधिक ध्यान रहता है, भौतिक वस्तुओं उसके पास रहे। कुछ तो बचपने में रहता ही है, सारे बच्चों में रहता है। सारी लड़कियां आजकल मैं देखता हूँ वो लिपस्टिक पहनना चाहती है, कपड़ा पहनना चाहती है, माँ का दुपट्टा ओढ़ के देखना चाहती है, खुसुर खुसुर करती है एक दूसरे के साथ, है ना, शीशे के सामने खड़े रहते हैं। लड़के जनरली ये सब नहीं करते, कपड़ा बदल के वो देखना। एक तो लड़कियां बचपन से ही देखते हैं कि उसका जेंडर के साथ एसोसिएशन हो जाता है किसी समय, फिर माँ बाप मिलकर भी उसको लड़की बना देते हैं, बाहर ले जाते हैं, उसको फ्रॉक पहनाएंगे, उसको फोटो खींचेंगे, तुम कितनी अच्छी लग रही हो 4 बार बोलेंगे, उसके अंदर स्वीकार हो जाता है कि ये फ्रॉक पहनने से लोग मुझे प्रशंसा मिलती है, वो फ्रॉक पहनती है, फिर जिंदगी भर फ्रॉक को छोड़ नहीं पाती है ना। वही फ्रॉक अलग अलग स्वरूप लेता रहेगा आगे। एग्जैक्ट भैया। इवन आप देखिए लड़कियां जब बचपन में खेलती भी है तो मम्मी पापा गेम खेलेंगे, जो बॉयज है वो कार से खेलेंगे, एरोप्लेन से खेलेंगे। ये उनमें इनबॉर्न इस तरह की एक तरह से वो क्वालिटी आ जाती है बच्चों में, अपना आप सहज ही। बहुत कुछ अब टेंडेंसीज। जैसे मैं अपने घर पे देख, बोलिए ना। हाँ बस वही, जैसे वो लड़का है वो लेगो से ही खेलता है सारा टाइम, छोटा बच्चा है, ही ऑलवेज वांट्स टू मेक लेगो। और जो लड़की है वो रोटी बनाने के लिए आतुर रहेगी, कभी मम्मी मम्मी खेलेगी।
तो ये चीजें या तो देख के भी आ जाती हैं बच्चों में, या हमारे बोलने से भी वो लोग कैच कर लेते हैं। हाँ, कुछ पक्ष तो जेंडर एसोसिएशन से आता है, कुछ पक्ष जीवन में कुछ प्रवृत्तियां रहती है बचपन से जो बॉडी के हार्मोनल चेंजेस के कारण जीवन में प्रभावित करती है। ये दूसरा फैक्टर है उसका, बट वी विल टेक इट अप लेटर। मतलब उसका यदि विस्तृत विमर्श करना है तो उसको आगे करेंगे। बट इन चिल्ड्रन पूर्व संस्कार इज अ बिग थिंग टू डू विद क्वालिटी। फिर जो प्रेफरेंसेस हैं ये शरीर से संबंधित है। जैसे मेरी बेटी को मीठा नहीं पसंद है, खट्टा तीखा खाती है, ये बॉडी से है। ये कोई ऐसा नहीं है कि पहले वो खट्टा पूरे जन्म में खट्टा खाती थी इसलिए अभी भी खट्टा खा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। 99% वो बॉडी के मेक से रिलेटेड है कि आपके बॉडी को क्या सूटेबल है, उसके अनुसार आपकी आस्वादन अपेक्षा बन जाती है। कुछ चीजें टाइम भी लगती है। मेरी बेटी को खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक दो चीजें खाती है, वो भी आधा पेट खाती है, उसको भूख का पता ही नहीं चलता। उसको भूख लग जाता है तो चिल्लाती है। हम उसको बोलते तुमको भूख लगी है, तो मुझे भूख नहीं लगा है बोल के और चिल्लाती है। तो जब उसको भूख लगती है और उसको खिलाना पड़ता है, उसको डिस्ट्रैक्ट करके उसके मुंह में खाना डालना पड़ता है, 2-4 और जाने के बाद शांत होती है ना। तो ये जो क्रोध है, यदि इसको स्टडी करें तो ये मन का आवेश है। शरीर में भूख के कारण ग्लूकोज लेवल ड्रॉप होता है, जिसका प्रभाव ब्रेन के द्वारा मन पे पड़ता है और मन उसको झेल नहीं पाता, इसीलिए वो गुस्सा करता है। बट मेरे ही घर में और बच्चे हैं, मेरे भाई के बच्चे हैं, उनको भूख लगने से बिल्कुल पता चलता है। उसका 2 साल का बेटा माँ को रात को 4 बजे उठा के बोलता है भूख लगी है, खाना खिलाओ। मेरी बेटी 6:30 की हो गई है, दोपहर को 2:30 बजे भी पूछता हूँ तो भी उसको समझ में नहीं आता है कि उसको भूख है, मैं क्या करूँ। तो ये कुछ प्रकार की चेंजेस, कुछ चीजें जीवन के पूर्व संस्कार के कारण है, कुछ प्रवृत्तियां शरीर के प्रभाव के कारण है ना, प्रेफरेंसेस। और लड़का लड़की में कुछ चेंजेस कुछ संस्कृति के कारण, जो हमने मान्यता आसपास देखता रहता है। वो इन जनरल वो देखते हैं, बाहर कहीं जाना है तो पिताजी 1 मिनट में बाहर आएंगे, माँ को आधा घंटा लग रहा है। और लड़कियां माँ के साथ अधिक समय देती है। वो जेंडर का उनको मैं देखता हूँ, मेरी बेटी अभी जैसे एक वुमन होने का सेंस उसमें नहीं है। वो तो जब है ना प्यूबर्टी आता है 14-15 की एज में, उसके बाद वो शाइनेस और जो हार्मोनल चेंज होता है उसके बाद जेंडर डिफरेंशिएशन बॉय गर्ल का और सीवियर हो जाएगा उसमें, क्लियर, आफ्टर द एज ऑफ 13। वो भी एक बहुत नाजुक समय होता है 13 to 19 के बीच में उनको संभालना, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस के कारण टेम्पोरल है ना टेम्पर चेंजेस होती है जीवन में। पर उसके पहले से ही उसको यह है कि मैं लड़की हूँ, अभी से है। हम उसको स्विमिंग क्लास ले जाते हैं तो उसको मेरे लड़कियों वाले उसमें डालना पड़ता है, मैं अंदर नहीं जाता हूँ। पहले लड़कों वाले में गया, मैं देखा कि वो सब ऐसी चेंज कर रहे, तो मैंने उसको यहाँ कर दिया। बहुत छोटी है अभी, तो 6.5 वर्ष की है। परंतु अभी से ये सेग्रीगेशन, समाज में इसका सेग्रीगेशन होता है। मेन एंड वुमेन का टॉयलेट दोनों का अलग है। हम रेलवे स्टेशन जाते हैं तो मेन्स टॉयलेट में मैं नहीं ले जा पाता हूँ उसको, बहुत छोटी है तो ले जाता था, अभी 6.5 की हो गई तो माँ उसको ले जाती है। तो जेंडर सेग्रीगेशन सोशली भी करेंगे हम। फिर कपड़ा पहनाना, फिर महिलाएं क्या कम करती है ये भी देखती हैं लड़कियां। और कुछ जो है बॉडी के जेंडर के कारण आ रहा है, और एक बड़ा पक्ष जो है ये पूर्व संस्कार के से आ रहा है। जैसे हमारे घर में 3 बच्चे हैं, मेरे ज्वाइंट फैमिली में 2 लड़कियां एक लड़का है। एक लड़की एकदम लॉस्ट है, उसको लॉस्ट मतलब एकदम खोई, स्पेस्ड आउट जो बोलते हैं इंग्लिश में, उसको कोई मतलब नहीं दुनिया से, अपनी दुनिया में मग्न रहती है। एक लड़की पूरे समय देखते रहती है कि कौन क्या पहना है, कौन क्या कर रहा है, और उसको वो चाहिए और वो करना है। उसको पढ़ाई में उसका अच्छा मन लगता है, सब करती है। वो आपकी बेटी होगी? नहीं, वो मेरी भाई की बेटी है। अच्छा, मतलब पढ़ाई में मन लगता तो शायद आप ही की बेटी कुछ होगी। कुछ नहीं, पढ़ाई वढ़ाई में कुछ, मेरा भी पढ़ाई में कभी मन नहीं लगा, और मैं आज तक कभी भी कुछ ठीक से पढ़ ही नहीं पाया। ये दर्शन में थोड़ा मोड़ा पढ़ा हूँ, थोड़ा ठीक से, परंतु इसके पहले मैं तो फेल होते होते पास हुआ पूरे एजुकेशन में। बट बेसिकली ये जो मानसिकताएं है, वी शुड एक्सपेक्ट दिस। ये मेरी बेटी है, 1 मिनट है, दरवाजा बंद किया तो एक तो
शॉपिंग देखा क्लास लेते हैं वो पहला कोई नमस्ते हाँ जाओ जाओ नमस्ते Hello. Hello, hello, देविका hello. Can we see her? Can we see her? इनके बाद बोलो शांति पापा Hello. Oh my God, such a big tongue, eh? क्या नाम है आपका? देविका Devika. Beautiful name, Devika. जाओ Thank you. आता टाइम ना देविका जाओ अभी आली तो इनको मस्ती और खेलना अधिक पसंद है तो हम खेलने देते हैं और हमको कोई तकलीफ भी नहीं है कि ये पढ़ नहीं रही है। मैं सोचता हूँ जिस दिन पढ़ना है अपने आप पढ़ेगी। तो ये मूल प्रवृत्ति पर थोड़ा ध्यान देने से चाइल्ड रेयरिंग भी थोड़ा आसान हो जाता है। नहीं तो हम टेंशन में आ जाते हैं कि हमारा बच्चे का पढ़ने में ध्यान नहीं है ना, और इस टाइप की चीजें। तो ये मानसिकता जो प्रत्येक मनुष्य का है, जैसे बड़ा होता है तो पूर्व संस्कार के साथ उसको एक वातावरण से एक इनपुट मिलता है। तो उस पूर्व संस्कार के अनुसार वो वातावरण से क्या लेना है और क्या क्या नहीं लेना है ये डिसाइड होता है। और कई बार कुछ घटनाएं भी घटित होती है उसी वातावरण में, कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं भी घटित होती है ना। कई बार कोई आपको इंसल्ट कर देता है स्कूल में कहीं काम पे, तो आपके अंदर कोई है ना चीज पैदा हो जाती है कि मैं करके दिखा दूंगा, उसके बाद वो आदमी बढ़िया सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये इसको हम कहेंगे वातावरण। तीसरा फैक्टर है अध्ययन, वो स्वयं कितना मेहनत कर रहा है अपने विकास के लिए। तो हम लोग तीसरे वाले इस पर यहाँ पर, क्योंकि वातावरण एक सीमा से अधिक हम उसको प्रभावित या चेंज नहीं कर सकते है ना। अधिकतम मैं कमरे में अलग हो सकता हूँ, किसी बुरे जगह जहाँ पर बुरी चीजें हो रही है उससे मैं अलग हो सकता हूँ। कुछ वर्षों के लिए मैं पढ़ने के लिए घर छोड़ के चले जा सकता हूँ। जैसे मैं अपने शिक्षा के लिए, अपने अध्ययन के लिए लगभग 12 वर्ष घर से दूर था है ना। मैं भी आया हूँ पुणे वापस मेरे पेरेंट्स के घर, लगभग 1 वर्ष हो रहा है। मैं और मेरी पत्नी 11-12 वर्ष शिक्षित होने के लिए विद्यार्थी के रूप में हम बाहर थे। जहाँ शिक्षा प्राप्त हो सकती है हमको लगा वहां थे, परंतु एक सीमा से अधिक वहां का वातावरण भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं और घर का वातावरण भी एक सीमा से अधिक चेंज नहीं कर सकते। ये 3 फैक्टर हैं, पूर्व संस्कार, वातावरण और अध्ययन। तो साथी सहयोगी संबंध में इस बात के प्रति यदि हम संवेदनशील रहते हैं, सेंसिटिव रहते हैं कि सामने वाले मानव में भी ये सारी चीजें हैं, तो हमारा वहां पर कार्य करना आज के दिन सुलभ हो जाता है। चाहे वो हम हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, बैंक में हो है ना, किसी फैक्ट्री में हो, किसी ऑफिस में हो, या हम खेती भी कर रहे हैं। फिर वहां की नियम और मान्यता के अनुसार कुछ करना पड़ेगा। आप यहाँ इधर हम जो अध्ययन कर रहे हैं, जब तक उन लोगों को और आपके पूरे फैक्ट्री को इन चीजों के बारे में पता नहीं चलता, ऐसा व्यवहार वो लोग नहीं करेंगे। इस स्वीकृति के साथ फिर उनके साथ कैसे रहना है वो हमको विवेक से तय करना पड़ेगा। जैसे मुझे बहुत वर्ष पहले याद है, एक व्यक्ति थे जो शिविर किए थे और पुणे आए थे, मेरे से मिलने आए थे, कुछ समय मिले तो बोले मुझे बहुत पीड़ा हो गई। मैंने कहा बताइए क्या हो गया बताओ। बोला नहीं ये सब संबंध और अखंड समाज और स्नेह सबके बारे में मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मेरा जो काम है वो कंस्ट्रक्शन का है। जब तक मैं डांटू नहीं और गाली गलौज नहीं करूँ वो लोग काम ही नहीं करते। मैं उनके साथ अच्छे से व्यवहार करके देखा, वो सब सर पे चढ़ के बैठ गए काम ही नहीं कर रहा है। तो उसका उत्तर क्या है, जब तक सामने वाले पक्ष में भी वो स्वीकृति और स्पष्टता नहीं आती है, तब तक वो जिस का यूज टू है, उसमें जिस चीज की अभ्यास हो गई है, उस सिस्टम का जो अभ्यास है, उस अभ्यास को आपको तटस्थ होकर फॉलो करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है उसमें। तो लोग अभी ये सब करते हैं। सिंसियरिटी, जैसे साथी सहयोगी में दोनों में सिंसियरिटी होना चाहिए, कोवर्कर में सिंसियरिटी चाहिए है ना। हमने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया तो उसका वो यदि एडवांटेज लेता है क्योंकि उनने लाभ प्रवृत्ति है, प्रिय प्रवृत्ति है ना, तो पता चला वो काम पे आना बंद कर दिया, तो आपको करना पड़ेगा कि भाई ठीक है आप काम पे नहीं आओगे तो फिर मुझे आपका तनख्वाह कट करना पड़ेगा। तो उस भय से फिर आना शुरू करता है, लगता है कि हमने अमानवीय कार्य किया। अमानवीय किया नहीं हमने, हम मानवीयता के पक्ष में खड़े हैं, परंतु उसको भी तो खड़ा होना पड़ेगा ना, तभी तो हम दोनों एक लेवल पे ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं। वो यदि उस लेवल या उस जगह पर खड़ा नहीं है तो उसके जगह के अनुसार मुझे उसके साथ व्यवहार करना पड़ेगा।
आदान प्रदान उसके अनुसार होगा। यही बात भैया अभी जब वो परिचय शिविर में कुछ डिवोर्स पे बात हो रही थी, परिवार में हस्बैंड वाइफ तलाक पे बात हो रही थी, तब एक लेडी ने प्रश्न भी पूछा था इस तरह से कि मेरा पति मेरे से इतने सालों से जो दुर्व्यवहार कर रहा है, ऐसे में मुझे उसे बर्दाश्त करना चाहिए या उसको तलाक देना चाहिए। तो यही जवाब था जैसे आप कह रहे हैं अभी कि सामने वाले को भी उस चीज का लेवल तो होना ही चाहिए ना, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, तब तक वो उसको बर्दाश्त करेंगे। एक लेवल पे कहीं समानता तो आनी ही चाहिए, चाहे वर्कर्स पे हो चाहे और एनी मे बी एनी अदर रिलेशन आल्सो। देखिए, ये जीवन विद्या शिविर मध्यस्थ दर्शन के प्रवेश का शिविर है। इसमें जीवन एक इकाई के रूप में होना, मानव का लक्ष्य, मनुष्य के जीने के आयाम, उसका यथार्थ स्वरूप और जो भी समस्याएं हो रही हैं वो किस समझ के अभाव के कारण हो रही हैं, चाहे हमारे में हो, सामने वाले व्यक्ति में हो या समाज में हो, इसको ये दर्शाता है। एक पर्टिकुलर संबंध में ये काउंसलिंग देने में अक्षम है या नहीं कर सकता क्योंकि वो एक व्यक्तिगत निर्णय है, क्योंकि उसमें ये देखना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति को तकलीफ हो रही है उनके ओर से क्या गलतियां हुई, तो उसके लिए मैरिज काउंसलर के पास जाना अधिक ठीक है, वो जीवन विद्या शिविर में नहीं सुलझेगा। कुछ शेयरिंग पे कुछ बात हुई थी तभी ऐसे उठा था, हालांकि इसमें कोई सलाह नहीं, बस सोम भैया थे, कुछ नहीं बोले थे शायद, मुझे लगता है कि उसने फिर बाद में बात करी थी। लेकिन इस तरह एक प्रश्न उठा था जो भी आप बता रहे हैं कि दोनों तरफ से रिश्ते में फिर चाहे वो वर्कर्स के साथ हो चाहे घर में और किसी रिलेशन के साथ में हो। हाँ, यदि बर्दाश्त नहीं हो रहा और हमसे नहीं हो रहा है तो फिर अलग होना ही ठीक है, क्या करें। When it is unmanageable, then maybe separation is a better option, but वो तो उस व्यक्ति को तय करना पड़ेगा। नहीं तो देखिए समाज भी इतने आसानी से तलाक देता नहीं है। पहले जब आप उसका अप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट एक काउंसलर अपॉइंट करती है फॉर फ्री। मैं एक केस जानता हूँ, हमारे दूर के कोई एक संपर्क के हैं, उनकी बहन का विवाह हुआ, उसमें हम लोग थोड़े इंस्ट्रूमेंटल थे। एक दिन वो लड़का बोल दिया उसको कि आई एम बोर्ड विथ यू, है ना। तो लड़की एकदम डेवस्टेट हो गई कि मैं कहाँ जाऊंगी, तो वो बोला नहीं मुझे बोर हो गया, तुम चले जाओ। वो मानने कोई तैयार नहीं, वो एकदम बोर ही हो गया, जैसे गाड़ी से बोर होते हैं ना, वैसे अपने पत्नी से बोर हो गया। वो कहा कि नहीं तुम मेरे साथ फ्रेंड्स के साथ आके बढ़िया पार्टी में नहीं रह सकती, तुम घर पे रहती, जो भी हो उसके 10 कारण थे। मेरे साथ आके तुम टेबल टेनिस नहीं खेलती हो, तुम स्पोर्ट्स में तुमको इंटरेस्ट नहीं है, मतलब उसके प्रिय के जो हॉबीज हैं उसके उसकी पत्नी उसके अनुसार नहीं है तो बोर हो गया, है ना। सो ही वांटेड अ टेबल टेनिस पार्टनर एंड स्क्वॉश पार्टनर, नॉट अ वाइफ। तो वाइफ क्या, ये तो एक तो लोगों को पता नहीं और विवाह कर लेते हैं, हस्बैंड वाइफ क्या ये पता ही नहीं होता, विवाह कर लेते, ये भी एक प्रॉब्लम है। सो इफ यू ट्रेस द प्रॉब्लम, वी आर ऑलरेडी सिटिंग इनसाइड अ प्रॉब्लम, है ना। हमने ऑलरेडी अज्ञानवश किन्हीं संबंधों में हम उतर गए बिना सोचे समझे, है ना। वो रॉन्ग नंबर लग जाता है कभी, बिल्कुल ही मैच नहीं होता है, या हो सकता है हम सही है सामने वाला बिल्कुल ही गलत है, क्या करोगे। तो ये लोग, ये कहानी है किसी सिटी की, इंडिया में अभी 8-10 वर्ष पहले हुआ। तो गवर्नमेंट काउंसलर के पास गया वो, they went to the family court said you have to first get to counseling। मुझे विश्वास नहीं हुआ, 1 वर्ष में पता चला ये दोनों फिर साथ हो गए। मैंने कहा कैसे हुआ, वो बोला वो गवर्नमेंट काउंसलर ने कन्विंस कर दिया उस लड़की को। सो मुझे आश्चर्य हुआ कि भारत में गवर्नमेंट आल्सो वर्क्स समटाइम्स इन स्ट्रेंज वेज, है ना। हमको लगता है रास्ते पे रोड भी ठीक से नहीं बना पाया, बट लोगों का डाइवोर्स रुका देती है सरकारी सिस्टम कभी कभी। तो कई बार बात करने से चीजें सुलझ भी जाती है, सुलझ जाती, कई बार रास्ता समझ में आने लगता तो है। सरकार वही तो, डाइवोर्स एक ऐसी चीज है कि सरकार भी उसको अलाउ नहीं करती है। द लॉ टू एंड सोसाइटी टू इज नॉट इन फेवर ऑफ पीपल सेपरेटिंग वंस दे हैव जॉइंड, अनलेस बहुत कोई दुर्घटना घटित, बहुत बड़ा है कोई अपराध हो गया हो। जैसे बिल क्लिंटन था, ही वाज अक्यूज्ड ऑफ इनफिडेलिटी, है ना। पूरे कंट्री के सामने अमेरिकन प्रेसिडेंट को आकर बोलना पड़ा कि मेरे से ऐसा गलती हो गया, ठीक। और उसके पत्नी ने फिर बाद में स्वीकार लिया उसको, दोनों साथ में है, अलग नहीं हुए। ये सबसे बड़ा अपराध है इनफिडेलिटी, सबसे बड़ा डैमेजिंग जो वस्तु होता है पारिवारिक या वैवाहिक जीवन में, ये पर नारी और पर पुरुष है।
इससे कम वाला होता है कि घोर शोषण, है ना, जो जनरली अभी की जो सिस्टम जैसे चली है, पुरुष का महिला के ऊपर होता है, डाउरी के रूप में होता है, काम कराया, है ना, शोषण, शुद्ध शोषण। अभी आजकल बहुत कम हो गया ये, कम से कम ये ये एजुकेटेड वर्ग में। पढ़ा लिखा का मतलब एजुकेटेड, नॉट रीडिंग एंड राइटिंग। एजुकेटेड का मतलब मेंटली कुछ इंप्रूव हुआ है। ये लिटरेसी और एजुकेशन में अंतर है। उससे कम होता है कि दिशा ही भिन्न है, हम ऐसा जाना चाहते हैं, वो ऐसा जाना चाहते हैं, तो फिर कार्यक्रम कॉमन कुछ है ही नहीं, तो हो गया है। इससे कम वाला प्रॉब्लम। उससे कम वाला प्रॉब्लम है टेम्परामेंट ही मैच नहीं हो रहा, बार बार ये चिल्लाता है, वो मैनेज हो सकता है। 1 से 10 तक गिनो, जब तक उसको गुस्सा आता है, काउंट टू 10, हैव अ लाइम जूस, तो ये टेक्निक से ठीक हो सकता है, बिहेवियरल टेक्निक से, जिसको बिहेवियरल साइंस बोलेंगे। तो इफ यू गो टू अ काउंसलर और इफ यू अटेंड सम हाउ टू लिव बेटर वर्कशॉप, है ना, आर्ट ऑफ लिविंग, साइंस ऑफ लिविंग, कला ऑफ लिविंग, बहुत सारे वर्कशॉप्स हैं, उससे भी सुलझ जाता है वो प्रॉब्लम। यू डोंट नीड वेरी डिटेल थियरी एंड ऑल दैट फॉर दैट। उससे भी कम टाइप की प्रॉब्लम होती है कि बोरियत आ गई है ना, हॉबीज एक जैसे नहीं रहे, है ना, ये पूरे दिन बुक पढ़ता है, मुझे पूरे दिन घूमना है, ये सब मैनेज हो जाता है। दोज आर नॉट सफिशिएंट ग्राउंड्स टू सेपरेट। यूजुअली यदि इनका संतान है, जो 98% केसेस में होता है, लोगों के संतान हो ही जाते हैं, वो बाइंडिंग फैक्टर होता है, क्योंकि टाइम नहीं रहता हॉबी वॉबी के लिए, और बच्चा चिल्ला रहा है बीच में, कहाँ आप हॉबी करोगे, उसको देखभाल करना पड़ता है। तो इसीलिए पारिवारिक जीवन बहुत एक बढ़िया जगह है, जहां पर इस प्रकार के जो वेरिएशंस हैं एक दूसरे में, और एक आदमी दिशा खो जाता है, उसको एक दिशा मिलती है, एक पर्पस मिलता है जिंदगी जीने का। जैसे मैं समझता हूँ या सोचता हूँ कि 20%, 25% लोगों या 10-15% लोगों में यह होता होगा कि कॉलेज गए, उसके बाद जैसे दुनिया में पता चला, कुछ नौकरी ले ली, कुछ काम कर लिया, पैसे कमा लिए, फिर सडनली एक दिन वो खाली हो जाएगा, उसको लगेगा कर तो लिया मैंने कुछ, सब कुछ पैसा तो आने लग गया है, या हो सकता है पर्याप्त पैसा आ गया, 2 करोड़ आ गया, 10 करोड़ आ गया, मैं करूँ क्या? तो करूँ क्या का उत्तर है परिवार का देखभाल करो। केवल पैसे से तो देखभाल होता नहीं, 3 बार समय पे दिखना चाहिए, बच्चे का देखभाल करो, माँ बाप का जब देखभाल करो, घर में झाड़ू पोछा करो, है ना, गंदगी साफ करो। तो बैलेंस लिविंग में फिर हम बौद्धिक क्षेत्र में देखिए, पढ़ाई लिखाई भी आती है। अभी हम क्या कर रहे हैं बौद्धिक क्षेत्र में, वी आर इंक्लूडिंग आवरसेल्व्स इन द सब्जेक्ट मैटर। ये जो इंटेलेक्चुअल डायमेंशन था, बॉक्स नंबर 2, फर्स्ट वाला स्पिरिचुअल था, उसको छोड़ देते हैं फॉर सम टाइम। हर आदमी जो पढ़ लिख जाता है वो बौद्धिक क्षेत्र में कुछ तो किया ही, कुछ पढ़ा है, या तो हड्डी का अध्ययन करता है, पत्थर का अध्ययन करता है, या पैसे के फ्लो का अध्ययन करता है, या कपड़े का अध्ययन करता है, या रंगों का अध्ययन करता है, ग्राफिक डिजाइनिंग करता है, कुछ तो करता है, तो उसकी कुछ जानकारी, कुछ इंफॉर्मेशन रहता ही। केवल उससे वो जिंदगी जी नहीं सकता। उससे वो करता क्या है, बॉक्स नंबर 4 में आता, पैसा कमाता है। क्यों? ताकि उसमें मजा मार सके। क्या मजा मारना भैया, रुई का गद्दा था, फोम का गद्दा कर दो, फोम का गद्दा हटा दो, मेमोरी मैट्रेस कर दो। परिवार आने से उस पैसे का एक अलग मीनिंग हो जाता। अब वो इन लोगों को सुरक्षित करने के लिए उसको उपयोग करना चाहता है, केवल अपने भोगने के लिए नहीं है। या मैं जो भोगता हूँ, मैं जो घूमता हूँ, वो मेरे बाल बच्चे भी कर पाए, मेरी पत्नी भी करे, हम साथ में करें, उसके लिए भी वो प्रयत्न करता है। ये अर्थ की कामना है, अर्थ की सुरक्षा की कामना, पारिवारिक जीवन के कारण। तो परिवार बहुत सुरक्षित जगह है फॉर 98% ऑफ पीपल टू लिव इन। 1% में उन लोगों को मान रहा हूँ जो बागी है। ये रिवोल्ट करता है, रेवोल्यूशनरी। The revolutionary does not want to marry. The revolutionary will not work in the capitalist system. Revolutionary will become an activist. He will fight. Then he will fight with other revolutionaries. 1.99%, 0.01% शोध में निकल जाता है कि ये सबका पर्पस क्या है, एंड ही विल ड्रॉ ब्लैंक। या वो किसी चीज को पकड़ लेगा कि मैं इसी को करूंगा, किसी दर्शन शास्त्र के पास ही आना पड़ता है उसके, जो इन सारी चीजों पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है बौद्धिक। उसके पास दूसरा कोई उपाय नहीं, उसको दर्शन ही चाहिए, कोई भी दर्शन। बहुत बढ़िया भैया, ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग इन अ फैमिली, थैंक यू। तो
जो हमारा साथी सहयोगी संबंध है ये किसी कंटेनर में है, उस कंटेनर का नाम सोसाइटी है। तो हमारा परिवार समाज के साथ कैसे जुड़ा है? एक तो विवाह समाज को जोड़ रहा है। मेरा विवाह होने से मेरी पत्नी के साइड, उसके भाई, उसके बाल बच्चे, वो सब मेरे रिलेशन में आ जाते हैं, है ना। वो सांस्कृतिक विधि से भी होते हैं, तो उनके जन्मों में जाना, उनके गृह प्रवेश में जाना, उनके मृत्यु में जाना, पूरी साइकिल मुझे पूरी करनी पड़ती है एक। और दूसरा, धन संपत्ति सब शेयर हो जाता है, सब अमेलगमेट हो जाता है ना। जैसे हमारे घर का संपत्ति पहले मैं, मेरे पिताजी, माँ, भाई थे, 4 लोग थे। Who did the well belong to? My father, all of us. फिर मैं बड़ा हो गया, मेरी नौकरी लग गई, मेरा बैंक अकाउंट अलग हो गया, मेरा विवाह हुआ, तो मेरे परिवार के संपत्ति में बाहर से एक स्ट्रेंजर आ गई, उसका नाम था बहू। तो मेरा जो लीगली उसका आधा हो गया, और मेरा परिवार का जो लीगली मेरा आधा है, उसका आधा उसका हो गया, संपत्ति बढ़ गया। तो विवाह से एक बहुत कॉम्प्लेक्स घटना घटित होती है समाज में, भौतिक विधि से भी, मतलब फाइनेंशियली या भौतिक विधि से, तथा या आर्थिक बोलना चाहिए, तथा संबंध के रूप में भी। सो एवरीबडी हु इज ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, यू सी, शादी का सीजन है अभी अप्रैल में, कहाँ जा रहे हैं? शादी में जा रहे हैं। किसका शादी? ये इसके भांजे के पोती की लड़की, इसका उसका, लोग क्रिस क्रॉस कर रहे हैं, है ना। सो इट गिव्स यू अ प्रोग्राम टू डू। इससे समाज बंधा हुआ है। वो 10 आदमी मिलके विवाह में जाता है, विवाह में अच्छा लगा बुरा लगा, फिर बोलेगा खाना अच्छा नहीं था, उन्होंने डाउरी लिया, ऐसा बोला वैसा नहीं, क्या 10 उसके कंप्लेंट होते हैं, बट जुड़ा रहता है। इट गिव्स हिम अ प्लेस टू बी कनेक्टेड। ये समाज को, परिवार इस विधि से बनाता है। दूसरा इंटरेक्शन होता है समाज में मित्रों के द्वारा। जैसे मेरे 2-3 पड़ोसी हैं, तो मैं उनके द्वारा समाज से जुड़ा हूं, है ना, ये उनसे जुड़ा हूं तो समाज के ही अंग है। तीसरा आयाम है समाज से जुड़ने का, वो भौतिक विधि से है। तो मेरी घर की जो आवश्यकता है, मैं बाहर जाता हूँ, जैसे मान लेते हैं यहाँ जितने भी लोग, अभी तो गांव में भी भारत में लगभग ऐसे ही हो गया, हर जगह दुकान, तो हम बाहर जाते हैं, हमको चीजें मिलती है समाज से। तो उस सामाजिक सिस्टम में हमारी जो भागीदारी है, ये साथी सहयोगी का संबंध है। तो मेरे घर में कारपेंटर चाहिए, मैं किसी को बुला लेता हूँ। ये मानना पड़ेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ कहीं ना कहीं उसको मदद कर रहा है। आज के दिन, आज की इकोनॉमिक सिस्टम, उसको ट्रेस करना बड़ा कॉम्प्लेक्स है। किसी दिन हम इकोनॉमिक्स पे बात करेंगे तो उसको और चर्चा कर सकते हैं, बट फॉर दिस पर्पस ये साथी सहयोगी का संबंध इस व्यवस्था संबंध से जुड़ा हुआ है। सो यू वर्क इन सोसाइटी एंड यू आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी। इसको एक जगह दर्शन में लिखा है, पुरानी पुस्तक में, शासन और प्रजा संबंध। थोड़ा सा पुराना टाइप का भाषा है, बट बेसिकली व्हाट इट मीन्स इज व्यवस्था। जो भी सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन है, उसके प्रति द लार्जर ह्यूमन सिस्टम या ऑर्डर के साथ भी मेरा एक इंटीग्रल संबंध बना हुआ है। मैं इस धरती पर यदि खड़ा हूं तो उससे मैं संबंधित हूं ही, है ना। सो इफ आई एम स्टैंडिंग एट एनी पॉइंट ऑन दिस अर्थ, मैं किसी कंट्री या किसी संविधान का सिटीजन हूं, उसमें मेरे कुछ अधिकार है, उसके कुछ नियम है, मुझे उनका पालन करना पड़ेगा। जो भी वहां का संविधान है, चाहे वो सही हो गलत हो। तो यदि सऊदी में हो तो वहां का पालन करना पड़ेगा, इधर यहाँ का पालन करना पड़ेगा। शॉर्ट में ये इसका ये मतलब। तो हर आदमी इस व्यवस्था संबंध में रहता ही है। अडल्टहुड में आके आता है, बच्चे नहीं रहते इसमें। यू बिकम एन अडल्ट, देन यू एंटर दिस। तब तक 18 की एज में उसको हम लाइसेंस दिलवा देते, तो हम बोलते हैं ट्रैफिक रूल का पालन करो। उसके लिए एग्जाम होता है, जो भारत में रिश्वत देके कर लेते हैं अभी, बट आइडियली आपको रूल्स पता होना चाहिए। लाइक एट एन इंटरसेक्शन कौन सा वाला आदमी पहले जाएगा, भारत में कोई नियम कानून कोई पालन नहीं करता है, बट द रूल सेज कि जो राइट से आ रहा है, ही हैज द राइट ऑफ वे। सो एट एनी intersection, the person to the right gets the right of way, provided both the roads are of the same width. If your road is bigger, then he has to wait for you. ऐसा है, wider, bigger का मतलब यदि आपका मेन रोड है तो उसको आपके लिए रुकना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, दोनों कोलिजन कोर्स में आते हैं, जो पहले पहुंच गया वो निकल गया, दूसरे को ब्रेक मारनी पड़ती है, इसीलिए जैम होता है इंटरसेक्शन पे। चीटी जैसे चलाते हैं हम गाड़ी, जैसे चीटी चलता है ऐसे गाड़ी चलाते हैं, घोड़ा जैसे चलाते हैं, जहां छेद दिखा वहां चले गए। So this also means paying taxes, voting,
if it's a democratic society, paying your light bill, है ना, not wasting water, not wasting electricity, रोड पे कचरा नहीं फेंकना, जैसे हम घर पे कचरा नहीं फेंकते रोड पे नहीं फेंकते, ये सारे जो सेंस है ये सारा इस वाले संबंध में आ जाता है। यहाँ पर यही लिखा है, वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ लार्जर वेब ऑफ ह्यूमन फैमिलीज एंड सिस्टम्स। यहाँ पर म्यूचुअल इंटरेक्शन परिवारों के बीच होता है, फ्रेंडली विजिट्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड सर्विसेज एक्सेट्रा। ठीक, तो ये सारी चीजें मिलके फिर समाज कहलाता है। तो हम परिवार से या समाज से एलियनेट नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते हैं। हमको शिक्षा की व्यवस्था समाज से ही मिलती है, सीखने के लिए समाज से ही मिलता है। दूरगमन, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक गवर्नेंस, ये सारी चीजों में हर आदमी जुड़ा हुआ है। तो हमारी संबंध भी है, रिलेशन भी है, हमारा डिपेंडेंसी भी है ना, निर्भरता, तथा हमारी जिम्मेदारी भी है समाज के प्रति। तो ये कैसे होगा? तो हम किसी एरिया में कंट्रीब्यूट करते हैं इन वन ऑफ दी सिस्टम्स। तो किस में कंट्रीब्यूट करेंगे? हम एजुकेशन में कर सकते हैं, क्लीनलीनेस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हेल्थ कैंप, कुछ भी। इसमें ओवर एंड अबाउ जो नियम कानून है उसको पालन करने के अलावा यदि हमारा मन हो और समय हो और घर में उसके लिए पर्याप्त धन हो, तो हम समाज में उसके भलाई के लिए समय भी दे सकते हैं। तो वो हमारी कोई सार्थक ओवर एंड अबाउ जस्ट पार्टिसिपेशन एंड फॉलोइंग ऑफ रूल्स, ओवर एंड अबाउ व्यवसाय तथा नियम का पालन या नीतियों का पालन, मैं कोई सार्थक उसमें समाधान के लिए कुछ प्रयत्न करूं, ये भी हम करते हैं। जैसे मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ, इसी संबंध के तहत बैठा हूँ, व्यवस्था संबंध है ना। पूरे दिन में मान लीजिए व्यवहार के संबंध में था, माता पिता और घर के जो भी कामकाज थे, सवेरे उठ के मैं अपने अध्ययन के लिए थोड़ा समय दिया, आज और कुछ काम बीच में आ गया था। दोपहर के बाद जैसे मैंने अपना बनाया है भाई, दोपहर के बाद शाम तक, सायंकाल तक मैं समाज में किसी चीज के लिए दूंगा, क्योंकि मेरा मन भी है और उसके लिए हमारे पास अवसर भी है। तो ये ऑप्शनल रूप से हम उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे सम स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी ओवर एंड अबाउ जस्ट पार्टिसिपेटिंग इन सोसाइटी। ये परंतु ऑप्शनल है, हर व्यक्ति करे, ये कोई आवश्यक नहीं है। ठीक, परंतु यदि प्रत्येक व्यक्ति उसको कर पाता है तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट फिर होता है सोसाइटी। हर आदमी यदि पेड़ पौधे बचाएगा तो सोसाइटी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। हर आदमी यदि झगड़ा करने के पहले 2 बार सोचेगा तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। हर आदमी यदि ये कैलकुलेट करेगा कि मेरी घर की आर्थिक आवश्यकता पूरी हो गई, इसके बाद का बचा हुआ समय या धन मैं समाज के लिए अर्पित करूंगा, तो बहुत बड़ा चेंज होगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं नहीं पढ़ूंगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। इस पर कोई प्रश्न उत्तर हो तो कर सकते हैं। भैया एक क्वेश्चन था पिछले वाले पे, को वर्कर वाले पर। वहां पर ऐसा बोला गया था कि मतलब ये जो साथी सहयोगी संबंध में जो साथी का प्रयोजन है वो दायित्व और सेवक का या सहयोगी का प्रयोजन कर्तव्य। ये दायित्व और कर्तव्य थोड़ा सा मतलब इसमें डिफरेंस समझ नहीं आ रहा। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दायित्व है और उसको पूरा करने के लिए क्रिया पक्ष कर्तव्य है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अब मेरी बेटी है ना, दायित्व कर्तव्य प्रत्येक संबंध में दिखेगा, केवल साथी सहयोगी में नहीं दिखेगा, बट वो दायित्व कर्तव्य समझने के लिए हम इसको करेंगे। तो उसको औषधि देने का दायित्व मेरा है। किसी दिन मैं अपने माँ को बोल देता हूँ कि आज 4 बजे आप दे देना, तो मेरे माँ का यदि मेरी माँ हाँ बोलती है तो उसका कर्तव्य बन गया। उसके बाद दायित्व मेरा ही बचता है चेक करने का कि मेरे माँ ने दिया कि नहीं दिया, बिकॉज आई हैव द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। कई बार उस प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या दायित्व को पूरा करने के लिए क्रिया पक्ष को मैं ही करता हूँ, कई बार किसी का मदद लेता हूँ, वो कर्तव्य में आएगा।
कई बार दायित्व कर्तव्य दोनों मैं ही पूरा कर लेता हूँ। ठीक, तो जैसे अभी तो साथी सहयोग में कैसे देखें, एक बहुत सिंपलिस्टिक एग्जांपल लेना थोड़ा सा इजी पड़ेगा। मेरे पास एक खेत है, मानो आधा एकड़ का जमीन है, मैं उस पर कुछ काम कर रहा हूँ, तो मैंने उस पर कुछ मतलब लगाया है ना, उगने के लिए। तो दायित्व तो मेरी है कि वो पूरा हो। फिर मैं किसी को बोलता हूँ कि सवेरे 4 बजे आप आके पानी दे दो, शाम को 5 बजे दे दो, उसको छाए में रख दो, नहीं तो ये पौधा मर जाएगा। और वो हाँ बोलता है, वो सहयोगी है, हमारे यहाँ आता है, उसके बदले में हम उसको देते हैं, कुछ मानदेय कुछ पैसा देते हैं, तो उसका कर्तव्य बनता है। He has heard me, he knows this has to be done, वो करना उसका जिम्मेदारी, वो उसका कर्तव्य बन गया। अब वो किया कि नहीं किया मेरा ही दायित्व रहता है। उसके नहीं करने से जो परिणाम है, दुष्परिणाम है, अच्छा परिणाम मुझे ही मिलेगा, उनको भी थोड़ा मिलेगा, बट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज माइन। तो यदि वो एक दिन करके बोल देता मैं आज नहीं आ पाऊंगा, तो दूसरा आदमी को ढूंढना मेरा जिम्मेदारी बन जाता है। So in today's parlance, you can say the daitva, the sathi or the daitva is like a supervisor or a manager, or a general manager, or a vice president, or a CIO or CEO, depending on that. And the kartavya is that one who has agreed to do it. Meaning whoever is accountable and responsible. Accountability. अकाउंटेबिलिटी दूसरे व्यक्ति को भी है, बट प्राइमरी अकाउंटेबिलिटी उस जिसने दायित्व स्वीकारा है उनका है। करेक्ट। और भैया ये संबंध का मतलब मेजर ऑब्जेक्टिव मटेरियल प्रोडक्शन ही है, मतलब मटेरियल प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड। ओके, मटेरियल प्रोडक्शन, मेंटेनेंस एंड ट्रेड, 3 चीजें होती है उसमें। अभी भी 3 चीजें करते हैं। मेंटेनेंस में वर्कशॉप होता है, आपका बाल का मेंटेनेंस होता है ना, आपका कंप्यूटर का मेंटेनेंस होता है, एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस होती है। और ट्रेड ये है कि आपको एयरक्राफ्ट कोई खरीदता नहीं, पर आपको है ना ट्रेडिंग प्लान खरीदनी है, तो कोई बनाया है, किसी ने उसको ट्रांसपोर्ट किया है, फिर आप उससे ट्रेड करते हो। हाँ, क्योंकि कोई भी मतलब मटेरियल उसको प्रोड्यूस करेंगे तो फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट है, स्टोरेज है, स्टोरेज में उसका सिक्योरिंग है। इसीलिए बाद में इसी सिस्टम में आगे हम समाज व्यवस्था में आएंगे तो इकोनॉमिक सिस्टम पे थोड़ी सी बात करेंगे। बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, अभी आज का इकोनॉमिक सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है कि सर घूम जाता है। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिस्टम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। करेक्ट। ठीक है भैया, थैंक यू, इट हेल्प मी सॉल्व अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। किसी ने हाथ हेलो, हाँ भैया बोलिए। हाँ, एक थोड़ा मतलब आई वुड से it's more like foolishness on my part, मतलब I'm not even able to structure my question। एक थोड़ा ये रिलेशंस जैसे संबंध को लेके काइंड ऑफ क्या बोलेंगे, इमेजिनेशन हो रहा है, और एक क्वेश्चन भी बन रहा है कि मतलब इसका अगर जैसे देखें तो सहअस्तित्व देखें तो उसका बेसिक्स है कि एक इकाई है जो व्यापक में डूबी भीगी गिरी है। तो ये सारा जो बेसिस है, मतलब जो सारे संबंध हम ले रहे हैं जो साथ, तो इज इट द रिलेशन, मतलब इज इट बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन व्यापक एंड जो परमाणु, मतलब या फिर ये अलग से ही कुछ है? मतलब इसका जो मतलब पर्पस समझ में आ गया कि हाँ, एक जैसे आपने बताया कि माँ का पर्पस जैसा पोषण और पिता का पर्पस संरक्षण, बट मतलब ऐसा क्या इंटेलिजेंस वो कहाँ से आ रहा है कि जैसा जिससे हम पहचान सकते हैं? मतलब एक थोड़ा मैं एक और अलग लाइन पे सोच रहा था कि क्या जैसा जीवन इकाई में जैसे ये आत्मा और जितनी क्रियाएं हैं, क्या ये भी आपस में संबंध में है, मतलब सहअस्तित्व संबंध, क्योंकि ये भी अकेले में नहीं है। नहीं, बढ़िया क्वेरी है। हम लोग कम से कम इस क्रम में तो वहां तक पहुंचे नहीं है, परंतु आगे हम जब अस्तित्व के बारे में या मानव प्रकृति में पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हम देखेंगे कि
प्रकृति के दो पक्ष हैं, एक को व्यापक काय है जो स्पेस है, जैसे मेरे और इस कंप्यूटर के बीच में खाली जगह है, ये स्पेस है, और इकाई है, मैं एक चैतन्य इकाई हूँ और कंप्यूटर जड़ इकाई है ना। कंप्यूटर इज नॉट डायनेमिक, उसमें फीलिंग नहीं है, वो चाहता है, वो जागृत नहीं होना चाहता है, उसको प्रॉब्लम नहीं है, वो सुखी दुखी नहीं होता है। ये मेरे और उसमें एक बेसिक एक अंतर दिखता है ना, वो टाइप ऑफ एंटिटी अलग। तो ये जो खाली जगह है इसी को हम व्यापक कहते हैं। तो आपने जो कहा उसके लिए मैं बहुत संक्षेप में अभी उसको एड्रेस कर देते हैं, फिर आगे जब उसका संदर्भ आएगा तो आवश्यकता पड़ने पर और उसको डिटेल में ले सकते हैं। तो मेरे और कंप्यूटर के बीच में, या मेरे और भालू के बीच में, मेरे और पेड़ पौधों के बीच में संबंध इसीलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये दोनों ही उस व्यापक में है। तो स्पेस इज एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग मीडियम, ये पारदर्शी है, तो इसीलिए प्रत्येक इकाई का दूसरे इकाई पर प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन रहता है तथा प्रभाव भी रहता है, इसलिए संबंध भी रहता ही है। So the reason for relationships to exist is because there is a reflection. The nature of the relationship is decided not by the व्यापक but by the इकाई। For example, आप और मेरे बीच एक संबंध है, ये क्या संबंध है? ये आप एक मानव हो, आप मुझे रास्ते पे मिले और पूछे कि यहाँ जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। अब आपने मुझे पूछा तो मैं आपको उत्तरित करने के लिए बाध्य हो जाता हूँ। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है संबंध के बारे में, इस बुक में नहीं आया है, इस नोट्स में एक करते समय मैं वो करता था एक थॉट एक्सपेरिमेंट, उसको हम अभी वर्चुअली करना कठिन है। बट यदि हम इसको ऐसा देखें कि जैसे मान लीजिए आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, बिकॉज आई कैन नॉट ड्रॉ, आई कैन ड्रॉ बट आई डोंट नो हाउ टू डू ड्रॉ दिस थिंग। एक पेड़ है, एक पेड़ के नीचे आप खड़े हो, है ना, यहाँ एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे आप खड़े हो, वहां से एक आदमी आता है और आपसे पूछता है समय क्या है। अब आपको उसको उत्तर देना पड़ेगा, है ना, समय का। आपके पास एक चॉइस है, या तो मैं उसको समय बताऊं कि नहीं बताऊं, ठीक। यदि समय बताऊं तो सही समय बताऊं कि गलत समय बताऊं, इतना रेंज है ऑप्शन था आपके पास, ठीक। सही समय जो बताऊं वो अच्छे से बताऊं कि डांट के बताऊं, घुर्रा के बताऊं। गलत समय बताऊं तो भी अच्छे से बताऊं कि घुर्रा के बताऊं। और समय यदि नहीं बताना है वो भी अच्छे से बोलूं कि मैं तुमको समय नहीं बता सकता, या घुर्रा के बोल रहा हूं कि जब भाग जाए इधर से, मुझे समय में कुछ नहीं बताना। You have so many options to choose from, but you cannot escape the first decision point, which is उसको समय बताऊं कि नहीं बताऊं। उसने क्या किया है, आपको आके क्वेश्चन पूछ के आपको डिसीजन लेने के लिए बाध्य कर दिया है। He has, you know, ensured that you have to think about him. आप उस डिसीजन से एस्केप नहीं कर सकते। मान लेते हैं आप इरिटेटेड मूड में हो, तो आप सोचते हैं क्या भाड़ में, मैं उसको समय नहीं बताता, वो आप चुप हो जाते हैं, हम नहीं बताते। नहीं बताने भी एक डिसीजन है, आपको ये डिसीजन लेना पड़ा उसके कारण कि अंदर आपकी डिसीजन हो गई। वो फिर आपको टैप करके पूछता है कि भाई साहब टाइम तो बताओ, तो आपको फिर बोलना ही पड़ेगा कि मैं तुमको नहीं बताऊंगा। तो ये क्या हुआ है, जस्ट बाय बीइंग अ ह्यूमन ही इज एबल टू अफेक्ट यू या इम्पैक्ट यू। तो हम लोग बहुत डीपली रिलेटेड इस अर्थ में है ना, स्पेशली एज ह्यूमंस। यदि वो टाइम पूछेगा भी नहीं और बगल में आपके बगल में आके खड़े हो जाता है, तो आप इमीडिएटली अवेयर हो जाओगे कि मेरे बगल में एक आदमी खड़ा है। यदि आप महिला हो और पुरुष आ गए, यू विल बिकम अवेयर इन अ डिफरेंट वे। यदि आप पुरुष हो और बगल में महिला आ गई, यू विल बिकम अवेयर इन अ डिफरेंट वे। यदि आप अमीर हो और बगल में गरीब हो गए, यू विल बिकम अवेयर इन अ डिफरेंट वे, बट यू विल बिकम अवेयर। करेक्ट। ये अवेयरनेस की फीलिंग आपके अंदर अपने आप ही जगेगी, आप उसको रोक नहीं सकते, उससे आप बच नहीं सकते हो। संबंध इस अर्थ में है, एक मानव दूसरे में, उसको केवल देखना है, खड़े होके केवल आपके आंखों में आंख देखना है, और आपको ये एक्नॉलेजमेंट अंदर हो जाएगी कि अभी इसके साथ आपको कुछ करना पड़ेगा। इवन इफ ही डजंट से और आस्क एनीथिंग, वो केवल आपके आंख में आंख डालकर देखता है। नाउ यू आर बाउंड टू डू समथिंग अबाउट इट। इसलिए संबंध का परिभाषा दिया पूर्णता के अर्थ में अनुबंध। यू आर बाउंड इन दिस कंप्लीटनेस।
इसीलिए हमको सूरज को भी समझना पड़ता है, बिकॉज वी आर बाउंड इन द कंप्लीटनेस। आदमी को क्या लेन देन थी सूरज को समझने की? वो कहीं तो बढ़िया गोला घूम रहा है, क्या जरूरत थी उसमें जाके उसका टेम्परेचर क्या है और बीच में कितना हीलियम है, क्या मतलब है सबका? तो हमको अस्तित्व को समझने की भी जो कारण है, सो यू हैव टू बोथ अंडरस्टैंड एवरीथिंग यू आर रिलेटेड टू एंड लर्न हाउ टू बी विद इट, है ना? एंड दिस इज बिकॉज हम व्यापक में हैं, इससे हम भाग नहीं सकते। कहीं भी भागोगे वो वहां पर व्यापक ही मिलेगा। एक तो ये, दूसरा वो संबंध का जो स्वरूप है वो दोनों इकाई डिसाइड करेंगे उसका पर्पस क्या है। तो यदि माता पिता है तो दो ह्यूमंस के बीच संबंध क्या है कि भाई ह्यूमन के रूप में रहो। क्या मतलब? इसका मतलब चोरी मत करो, मेरे को गाली मत दो, है ना, और मेरे को शारीरिक रूप से हिंसा मत करो। ये बेसिक एक्सपेक्टेशन है हर मानव का दूसरे मानव के प्रति। तंग मत करो, चोरी मत करो और शरीर का हिंसा मत करो, ये बेसिक एक्सपेक्टेशन है। हर मानव को दूसरे मानव के साथ इसको पालन करना ही पड़ता है, नहीं तो वो सोशल प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद फिर वो मियाँ बीवी का संबंध है तो उसमें अपेक्षाएं अलग है, वो संबंध का स्वरूप उसका प्रयोजन अलग है। बाप बेटे का संबंध है अलग है, मित्र संबंध है अलग है। वो मित्र है जो कभी किसी दिन में पहले कॉलेज के जाता था 20 वर्ष पहले, तो उसके साथ दायित्व कर्तव्य, तो हर चीज में दायित्व कर्तव्य अलग मिलेगा। मानव का मानव के प्रति दायित्व कर्तव्य कुछ है, एक भारतीय नागरिक का दूसरे भारतीय नागरिक के प्रति दायित्व कर्तव्य कुछ है, फिर एक परिवार के अंदर अलग अलग जो कॉम्बिनेशन उसके दायित्व कर्तव्य। वैसे ही नीम का आम के साथ कोई दायित्व कर्तव्य है, उसका विलफुल नहीं है, उसमें चैतन्य पक्ष नहीं है, फिक्स्ड है वो। नीम पत्थर के साथ कुछ करेगा, पत्थर के साथ क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। पानी के साथ कुछ करेगा, क्या करेगा? जितना पानी चाहिए लेगा, बाकी पानी को वहीं छोड़ देगा, या कुछ पानी वापस भी देगा। हवा के साथ क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, वापस ऑक्सीजन देगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड से उसकी पुष्टि होगी, है ना। भूमि के साथ क्या करेगा? एक ही भूमि में नीम का पौधा कैसा क्या करेगा संबंध में? तो हर चीज फिक्स्ड है अस्तित्व में, प्रकृति में भी फिक्स्ड है। आम का पौधा हो सकता है फॉस्फोरस अधिक हो ले, नीम का पौधा हो सकता है कि सल्फर अधिक ले ले और नमक को छोड़ दे। तो उन उन परस्परताओं का, है ना, एक एक स्वरूप है प्रकृति में भी। एक बाघ दूसरे बाघ को देखता है, उनके बीच में संबंध पूरे से फिक्स्ड है। जो छोटा भाग है उसको जाना पड़ेगा, ये नियम है प्रकृति का, जीव का नियम है। The smaller bag has to go away. There is no option because इसकी चलती है। यदि हाथी आ गया तो हाथी will not care for that bag. वो हाउ करेगा, वो हाथी ऐसे घूम के चले जाएगा। और हिरण यदि है तो उसको भागना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नियम है कि बाघ हिरण को खाएगा। वो भी संबंध फिक्स्ड है, वो उनके वंश के अनुसार तय है। जब हम प्रकृति का अध्ययन करेंगे तो वंशानुषंगिता का अध्ययन करेंगे, उनका स्वभाव का अध्ययन करेंगे। तो प्रत्येक इकाई का दूसरी इकाई के साथ संबंध है और उसके स्वभाव और गुणों के अनुसार है। So I cannot try and get married to my computer, है ना, it's foolish. It's not an object to be married. अभी जापान में देखिए क्या प्रॉब्लम हो गया है, उनकी इतनी मैकेनिस्टिक और रोबोटिक सोसाइटी बन गई है, इतना मनुष्य का कंफ्यूजन हो गया है। एक कई वर्ष पहले आए थे न्यूज में, पेपर में आया था, मैं देखा, उन्होंने वीडियो भी भेजा किसी ने। एक आदमी अपने गुड़िया, वो डॉल जो होता है ना, बड़ा लाइफ साइज डॉल, उनके यहाँ रिलेशनशिप की इतनी क्राइसिस हो गई है, आदमी डेस्परेट है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए और विवाह कर नहीं रहा कोई। प्रश्नचिन्ह लग गया हर चीज पे, दर्शन है नहीं, दर्शन को तो उड़ा दिया आपने। बुद्धिज्म चलता था पहले, वो थोड़ा राहत दे रहा था, उसको आपने बात कर दी। कुछ भी चाहे कुछ राहत तो देता है ना कोई भी दर्शन, इट गिव्स यू समथिंग टू होल्ड ऑन टू। या तो पूरा यथार्थ दर्शन रहे, जैसे मैं बोल सकता हूँ मध्यस्थ दर्शन है, यथार्थ दर्शन और संपूर्ण है, पर कुछ तो रहे यथार्थता की, जैसे कोई दर्शन रहे, कुछ तो पूर्णता रहे। तो कुछ राहत कुछ नहीं है। He married the doll and he spent some $300,000 on it. वो डॉल का स्वभाव ही नहीं है पति पत्नी, कैसे जियोगे तुम उसके साथ? कोई अभी, नाउ डोंट माइंड मी, हो सकता है कोई लोग घर पे एक पेट रखते हो,
वो कुत्ते के साथ स्नेह करना जाएगा। हम देखेंगे आगे जाके कि कुत्ते का स्वभाव ही नहीं है स्नेह करने का। कुछ लोग बाघ के साथ स्नेह करते हैं, तो फिर वो पेपरों में आता है कभी कभी को उसका जो पेट बाघ है उसने उसको खा लिया। तो खाना ही था यार, उसको बाघ का काम ही है खाने का मांस को। वो किसी समय भूल जाता है कि इसने मेरी मदद की, तो खा जाता है उसको। So he gets bitten by his own dog. One man got killed by his own dog in the US. होगा ही। So you can't jail the dog. No, you can't do anything. The dog does not know any law to follow. उसको ज्ञान अवस्था की इकाई ही नहीं है ना। तो जो बेसिक स्वरूप ऑफ संबंध है, इट इज डिसाइडेड बाय द स्वभाव। हम आगे देखेंगे प्रत्येक अवस्था का एक डिस्टिंक्ट स्वभाव। तो एवरी अवस्था की जो भी इकाई है वो अपने अवस्था के बाकी इकाइयों के साथ उस स्वभाव के अनुसार उस संबंध में है। संबंध है ये व्यापक में होने के कारण है, स्पेस में होने के कारण कनेक्टेड है। स्वरूप जो है स्वभाव के कारण है, और पर्टिकुलरिटी उसकी गुणों के अनुसार है। So I am related to you as a human because of the स्वभाव, because you are a human. Now I have no choice. And the particularity of the sambandh of the relationship is decided by the gun and the purpose for which we are meeting. So हमारा ये मिलन है इस वस्तु को समझने के पर्पस से है। ये मेरा पर्पस क्या है? मैं इस बात से सुखी होना चाहता हूँ कि ये वाले संबंध को करने के लिए मैंने थोड़ा समय दिया कि दुनिया में इसकी सूचना जाए, इससे आप बेनिफिट हो। तो इसमें ट्रांजैक्शन नहीं है, फिर पैसे का लेन देन नहीं है। आई कांट से कि आप 500 रुपए दो, मैं आपको पति पत्नी संबंध के बारे में बताऊंगा, 250 रुपए एक्स्ट्रा दे दोगे तो और कुछ अच्छा बता दूंगा। नहीं होगा, ये व्यवसाय संबंध है ही नहीं, ये वस्तु ही नहीं जाएगी, फिर वो बिकने वाली चीज ही जाएगी। परंतु ये इस संबंध का दायित्व कर्तव्य को भी डिफाइन करता है और इसकी सीमा को भी डिफाइन करता है आप मेरे बीच। तो आप समाज की इकाई हो, हम व्यवस्था संबंध के अर्थ में लोक शिक्षा या अडल्ट एजुकेशन के परिप्रेक्ष्य में हम दोनों बात कर रहे हैं। अभी मेरी जिम्मेदारी 7:30 बजे खत्म हो जाती है, जो मैंने अपनाया हुआ जिम्मेदारी है। तो उसके बाद आपने खाना खाया कि नहीं खाया? मेरी इंटरनेट की कनेक्शन गई, एक मिनट, आवाज आ रही है? कनेक्शन वो बोल रहा था। आ रही है भैया? हाँ ठीक है, बीच में शायद वो। तो मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है कि आप भोजन किए कि नहीं किए, वो आपके माँ या पत्नी या जो भी आपके घर में उन लोगों की है। इफ आफ्टर एवरी 7:30 ये जितने भी लोग अटेंड किए मैं सबको फोन करके पूछना शुरू करूँ कि तुमने खाया कि नहीं खाया, पीपल विल स्टॉप कमिंग फॉर दिस सेशन। बोला इसका सनक गया है, रोज फोन करके पूछता है कि खाना खाए कि नहीं, है ना। यदि करते करते हमारा मित्र संबंध बनता है तो हो सकता है आपको कुछ चोट हो गई हो या आपका कोई आर्थिक स्वास्थ्य आपका बिगड़ गया। यदि मित्र संबंध है तो वो डेवलप होने में टाइम लगता है, फिर उसमें लंबे समय हम बने भी रहते हैं। इसी में देखिए ना, आई एम एक्चुअली टॉकिंग टू द स्क्रीन। इस स्क्रीन में मुझे केवल ये अक्षर दिख रहे हैं और मेरा अपना चेहरा मैं यहाँ पर पिन करके रखा हूं सो दैट इट डजंट सीम टू इनएनिमेट। इसमें कितने लोग कंटिन्यू कर रहे हैं ये भी नहीं मुझे पता। मुझे आई डोंट चेक लास्ट टाइम जो आदमी आया इस टाइम आया कि नहीं। मैं मान ले रहा हूँ कि ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी जैसे चल रहा है, जिसको सुनना है सुनेगा, जिसको नहीं सुनना है नहीं सुनेगा, जिसको बाद में सुनना है सुन लेगा। ये हमारी संबंध की सीमा है। उसका कंटेनर का नाम है जीवन विद्या या मध्यस्थ दर्शन, बट उस कंटेनर को हटा भी देंगे वो संबंध तो बना ही रहेगा। So we are not related because of जीवन विद्या। जीवन विद्या नाम से प्रस्तुत जो वस्तु भाषा के रूप में है, उस भाषा के अर्थ में हमारा संबंध। ये संबंध इस विधि से है, ठीक है? ठीक है भैया। और मतलब ये आपने बोला संबंध हमेशा दो इकाई के बीच में ही है और वो संपूर्णता के अर्थ में। तो जैसे इकाई में जो जैसा बोलेंगे क्या सब एटॉमिक पार्टिकल, वो भी तो आपस में मतलब बिल्कुल संबंध में कोई अनुबंध मतलब एक वो करके बैठे हैं बॉन्डिंग की। बिल्कुल बिल्कुल।
साथ में रहने की प्रवृत्ति है, जैसे ऑक्सीजन का एटम मॉलिक्यूल है O2, दोनों O मिलके O2 बनाते हैं, वो पूर्णता के अर्थ में अनुबंध है ना। उस O के अंदर जितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, उस O को बनाने दो, O इज द प्रयोजन, दो O इज द होल, द सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर कमिंग टुगेदर टू फॉर्म दैट O और H और नाइट्रोजन और पोटेशियम और फॉस्फोरस, ऐसा। सो फैमिली इज द सेम। So family is a integral unit. To form that integral unit called family or O, the subatomic particles are the people. And they are related in a distinct fashion. और वो जब distinctness में जब balance आता है, तब वो family stable होती है। जब वो recognition नहीं होता है, या वो अनुपात बिगड़ जाता है उस संबंध का, या आपने और कुछ उसमें शोषण या कुछ गड़बड़ कर दी, उसको वो बैलेंस बिगड़ जाता है, वो टूट जाता है, वो एक इकाई उस यूनिट से बाहर चली जाती है, उसको बोलना पड़ता है तुम अलग हो जा थोड़ी देर के लिए, है ना, यू बिकम अनबेरेबल, तो थोड़ी दिन तुम इधर रहो, या किसी को दूसरा कोई अनबेरेबल लगता है तो अलग हो जाता है, ठीक है, थोड़ा स्पेस बना लिया, है ना। द फोर्थ ऑर्बिट ऑफ सम एटम कम्स टू क्लोज टू द थर्ड ऑर्बिट, द थर्ड ऑर्बिट विल पुश इट बैक कि ज्यादा पास आ गया, थोड़ा दूर जाओ। फैमिली में भी होगा। तो भैया अगर बाय डिजाइन अगर देखे तो ये मतलब परिवार का भी जो मॉडल है वो एटम के ही डिजाइन से मिलता जुलता है, राइट? बिल्कुल, जाने अनजाने में ह्यूमंस आर कॉपीड स्ट्रक्चर। हाँ। ओनली डिफरेंस इज केंद्र में कोई होता है, एक केंद्र में भी कोई होता ही है। सी समबडी इज इन द केंद्र ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज। जैसे किचन के केंद्र में कोई है, अर्थव्यवस्था के केंद्र में कोई है, बच्चों के देखरेख के केंद्र में कोई है ना। बच्चों को माता पिता ज्यादा नहीं डांटे, इसके लिए नाना नानी दादा दादी हर समय खड़े हैं। आप जैसे डांटो वो दोनों सामने आ जाते, खड़े हो जाते हैं, अरे यार तुम पूरे दिन बच्चे को डांटते हो, छोटा है तुम काहे को बीच में, फिर इन दोनों में बीच में मैं बाप हूँ, है ना। तुम मुझे बता के तो झंझट क्या होता है, यही होता है। ओ माँ बाप को कुछ, तो ये सब सभी को सीखना पड़ेगा घर में, उसका संतुलन क्या है और उसका सार्थकता क्या है। जैसे मेरी बेटी मेरे माँ को जाके बीच में पूछती है, पार्टी बोलते हैं हमारे यहाँ नानी को, नानी और दादी दोनों को पार्टी बोलते हैं, पार्टी ये बना के दो, बना के दो। सो यू हैव टू लेट हर डू दैट। बच्चे को भी लगना चाहिए ना कि कहीं मेरी आवश्यकताएं अनकंडीशनल रूप से पूरे होते हैं, वो उसमें एक भाव का पुष्टि होता है, उससे एक ग्रोथ होता है उसमें। फिर पिता कभी कभी देता है, कभी कभी, जैसे मेरी बेटी एकदम नाचती है मेरे सर पे, है ना, शी टेक्स मी फॉर रैंसम, मैं भी उसको करने देता हूँ, कई बार वो सुनती ही नहीं है। आज दोपहर को आई, बोली एक आम लेकर आई, है ना। हम लोग चखने के लिए 100 रुपए का एक आम 6 खरीद के रखे हैं या 12 खरीद के रखे हैं, बहुत महंगा आम है, 100 रुपए का एक आम। हमने सोचा ये सीजन का पहला और आखिरी आम होगा जो 100 रुपए का है। हमारी घर की जो आर्थिक स्थिति है, मन है, उसके अनुसार हमने निर्णय लिया। उसको काट के वो बनाना चाह रही थी, आम का क्या है, कुल्फी, मैंगो शेक। हाँ मैंने कहा ये बहुत महंगा आम है, इसका तुम कुल्फी मत बनाओ, करना। घर में दूसरा आम था नहीं, पका नहीं था। 2 लड़के थी, हमारी नेबर की भी एक छोटी लड़की आती है, छोटी आनंदी है, वो भी थी, दोनों आ गए। ये दोनों मेरे को घेर गए, मैं बैठ के जहाँ पर कुछ कर रहा था, कुछ बुक कंपाइल कर रहा था दर्शन का ही, मेरे को जीने नहीं दिए, इतना पीछे पड़ गए दोनों, एकदम जैम कर दिया। बच्चा को जब चाहिए आपका मेंटल फ्रीक्वेंसी पूरा जैम कर देता है। तो मैं 4 बजे कार निकाला। अब हमारी भी रईसी है ना, बच्चों, अब किसी के पास वो नहीं है तो नहीं करेगा और डांट के भगा देगा। मेरा मन भी था, मैं बोला चलो, तो ले गया वो आम का, मैं वो बॉटल लाया जो यहाँ पर मिलता है महाराष्ट्र में, है ना, आम का पल्प, उसको लाके खोल के दिया, उसमें दूध डाला, दोनों वो कुल्फी बनाए। ये सवेरे की बात है, सॉरी, अराउंड 11 o'clock, है ना। और 4 बजे फिर 3 बच्चे हो गए थे, तीनों ने मिलकर वो कुल्फी खाई। फिर मैंने अपने माँ को बोला, तो मेरे माँ ने बोला सही है, तुमको तो करना ही चाहिए। अब प्रतिदिन मैं करूंगा तो इसका एक, तो मुझे भी उसका विवेक यूज करना पड़ेगा। इफ आई डू इट एवरी डे तो उसको अभ्यास हो जाएगा कि जो मांगे, तो यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस उस व्यक्ति की प्रवृत्ति के अनुसार आपको, तो परिवार इस विधि से बैलेंस रहता है। बट इफ आई स्टार्ट रूलिंग कि मेरी माँ भी उसकी बात कभी ना माने, फिर वो झगड़ा करे होगा, है ना। तो एक बच्चा जब बड़ा हो रहा है घर में, तो
अलग अलग लोग अलग अलग चीज उसको देते हैं. So different electrons or protons, neutrons. So every entity in the family is playing the role of an electron, proton, neutron मतलब neutralizing factor, proton मतलब कुछ कर रहा है, electron मतलब उसको खींच रहा है. ये सब चलते रहता है. मीनिंग वो जो आप बोल रहे हो सम विषम मध्यस्थ गुण, ये ये right. रोल. हाँ, तो जागृति में क्या होता है, जब तक हमने बोध नाम की क्रिया का अध्ययन किया था, जब तक हमारा बोध नहीं होता है तब तक मध्यस्थ का पता नहीं चलता है, तब तक सम और विषम में घूमते हैं. इसलिए मैं एक दिन सुखी हूं तो सम है, अगले मोमेंट दुखी हो जाता हूं तो विषम है. शादी अच्छी चल रही है तो सम है, शादी में गड़बड़ हो गया विषम है ना. तो ये जीवन के अलग अलग क्रियाओं में होता है. तो ये सम्मिलित रूप में भी उस परिवार में सम विषम मध्यस्थ का एक स्वरूप लेगा, जैसे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में होगा वैसा होगा. और प्रत्येक आदमी में जो जीवन क्रिया है, इनमें भी आपस में संबंध है. आपका विचार और आपका इच्छा में एक संबंध है, आपका इच्छा और विचार और आपके आस्वादन में एक संबंध है, आपके आस्वादन और शरीर में एक संबंध है, आपके शरीर और आस्वादन में एक संबंध है. जैसे 8 साढ़े 8 हो गया तो लोगों को भूख लगेगी, फिर हम कितना भी ज्ञान की बात करेंगे लोग बंद कर देंगे या फिर अपना भोजन करेंगे. तो शरीर का संबंध मन पर पड़ा, मन का संबंध इच्छा पर पड़ा. So all the activities in you are also interrelated and each one has an effect on the other. Put together it makes you. Then you and another person and many such persons put together make a family. Then many such families put together make a society. या मोहल्ला. And many such mohallas put together make one state. और उस स्टेट की फिर एक चरित्र होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है. जैसे देखो चाइना का एक कैरेक्टरिस्टिक है, चाइनीज स्टेट का. चाइना के लोगों का है कि नहीं पता, उनकी गवर्नमेंट की तो है ना. हर भूमि का अपना बोलता है. अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दिया तो बोलेगा दिल्ली में भी एक दिन एक चाइनीज घूमने आता है, इसलिए दिल्ली भी हमारा है. एक्सपेंशनिस्ट मोड में है चाइना. और इस पूरे धरती का, विश्व का पुट टुगेदर एक आचरण है. इफ यू गो टू द मून यू विल बी एबल टू सी इट. ये पेड़ काट के खा रहे हैं, एक दूसरे को झूठ बोलते हैं, घरों के अंदर झगड़ा करते हैं, इनकी कैपिटलिस्ट सिस्टम है ना. फिर विश्व को ऊपर से देखेंगे तो दिखेगा कि ये वाला कॉन्टिनेंट शांत है. जैसे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट बड़ा मस्त है यार, 2 ही कंट्री और झगड़ा नहीं करते, शांति. इंडियन सब कॉन्टिनेंट नाक खत्म करके रखा है. ठीक. यूरोप का एक भाग, यूरोप का काफी भाग शांत. अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका शांत, झगड़ा नहीं कर रहा, बट बाकी जगह झगड़ा करवा रहा है और उसको सुलझाने के लिए भी दौड़ता है इधर उधर, है ना. ग्लोबल पुलिसमैन बन के बैठा है. ये सारी आचरण हमको ऊपर से दिखेगी. तो हमारा जो इंडिविजुअल आचरण है, इंडिविजुअल जो हमारा क्वालिटी है, इंडिविजुअल कंडक्ट है, ये हमारे अंदर के चैतन्य या जीवन क्रियाओं का सम्मिलित स्वरूप का प्रभाव है. So what you are as a human being, what I am as a human being, what type of human I am or I am not, is the result of the combined effect of all the activities in me. उसमें जो भी अच्छा बुरा है, और यही चीज फिर मल्टीप्लाई होती है, आगे बढ़ती है. मेरे अंदर यदि करप्शन है तो मेरे परिवार में करप्शन है, या मेरे परिवार में करप्शन है, मेरे अंदर में करप्शन है. मेरे जैसे बहुत सारे करप्ट लोग हो गए तो करप्ट सोसाइटी हो गई. किसी भी रूल में करप्शन लिखा नहीं है. किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में रिश्वत लेना देना या मॉरली करप्ट होना अलाउड नहीं है. उसके बाद भी करप्शन है. इसी का मतलब है ब्रेकिंग द लॉ. उस करप्शन को ट्रेस करेंगे तो उन जीवनों के वृत्ति के क्रिया में लाभ की प्रवृत्ति है, और लाभ को इस विधि से कमाया जा सकता है जो एक गलत मान्यता है उसके चित्त के चित्रण क्षेत्र में मिलेगा. So till you don't correct that वृत्ति की लाभ की दृष्टि and that चित्त में गलत मान्यता, you cannot get rid of corruption. How many ever rules you make outside? संभव ही नहीं है. और वहां उस आदमी के अंदर घुस के उसको करेक्ट करना बड़ा मुश्किल है.
ये जीवन विद्या शिविर वही है ना, वो बाहर बैठ के चिल्लाते रहेगा प्रबोधक, तुम सुख शांति पूर्वक। वो आदमी का 100 कृपा होगा तो अपना अंदर निरीक्षण करेगा, अध्ययन करेगा, तो उसको दिखेगा, नहीं दिखेगा, नहीं देखना, नहीं दिखेगा। भैया स्व कृपा से क्या मतलब? स्वनिरीक्षण, मैं बदलना चाहता हूँ, मेरे अंदर में रहे ना, मैं हाँ अपने ओके, अंदर की जो, एक्सेप्टेंस की, हाँ मतलब हाँ सामने मैं कोई मैं अच्छी बात अपने, आ रही है हाँ तो मैं उसको करना, मेरे अंदर सुनना की चाहता कमी हूँ। है, मैं सुधारना चाहता हूँ, ये स्व कृपा है। हाँ, समटाइम्स वी बोस्ट ऑफ आवर ओन, मतलब नेगेटिव थिंग्स की, हाँ देखो मैंने उसको ऐसा कर दिया है वैसा। तो एजुकेशन का फंडामेंटल पर्पस है, फंडामेंटल जो उद्देश्य है उसका, मूलभूत उद्देश्य ये है कि एक मिनिमम उद्देश्य मैं कहूंगा, क्योंकि फंडामेंटल उद्देश्य संपूर्णता के अर्थ में परिभाषित होगा। मिनिमम उद्देश्य ये होगा कि प्रत्येक मानव को अपने ग्रोथ मतलब डेवलपमेंट तथा इंप्रूवमेंट, गुणात्मक परिवर्तन के लिए अग्रसर हो पाए, उसके लिए प्रोत्साहन, वस्तु तथा अवसर प्रदान करें। ये शिक्षा तथा व्यवस्था का मूलभूत दायित्व बनता है। एंड उसको इस समाज में जीने के लिए जो भी जानकारी चाहिए वो उसको प्राप्त करें, तथा उस समाज में भौतिक विधि से सर्वाइव करने के लिए निपुणता अथवा स्किल्स प्राप्त करें। सो यू सी अगेन यू कम टू these 3 boxes, the intellectual and spiritual knowledge for living। अभी कुछ दे रहे इंटेलेक्चुअल, पर्याप्त नहीं है। संबंधों में जीने का जानकारी दे, भौतिक वस्तुओं को समझ के उसको उत्पादन और फेयर ट्रेड, क्योंकि केवल हमने इंजीनियर बना ली उससे होता नहीं है ना, वो फेयर ट्रेड कैसा करेगा, कितना पैसा उसके लिए उसको क्लेम करना है, इसका जानकारी है ही नहीं, ये मार्केट डिसाइड करता है। इसीलिए प्रॉफिट सेंट्रिक है इकोनॉमिक्स। ठीक है, बढ़िया। तो हम बातचीत करते करते कहीं और चले, 7:20 भी हो गया। somebody had raised their hand, कोई हाथ उठाया था, हो गया, नीचे चले गए हाथ, या वो व्यक्ति ही चले गए, कुछ हो गया, चलो ठीक, आगे बढ़े हम लोग। भैया एक क्वेश्चन और था, जी जैसा पति पत्नी संबंध में आपने बताया था कि यतित्व सतित्व, मतलब तो जो ये सतित्व वाला पार्ट समझ नहीं आया, यतित्व आ गया कि यतन करके या लॉजिकली बंदा जाता है, मतलब वन ऑफ द हस्बैंड और वाइफ। जो सहीपन है बिना उसको तार्किक विधि से किए उसको स्वीकार के करना दायित्व के रूप में, क्योंकि वो सही है। अच्छा, उसको मतलब लॉजिकली एग्जामिन नहीं किया, जरूरत ही बट नहीं है, यू जस्ट डू इट बिकॉज इट इज राइट, हाँ मतलब you just intuitively, you don't have to put it through logic कि नहीं नहीं संबंध है, बीच में व्यापक है, वो आदमी है, उसको ये है, अरे वो आदमी है, उसको खिलाना है, बस उदारता करना है। करेक्ट। इसका ये मतलब नहीं है कि लॉजिक यूज ना करें, बट इट इज नॉट लॉजिकली डिराइव्ड और नॉट डिपेंडेंट ऑन लॉजिक, पर निर्भर नहीं करता। जैसे कंडीशनैलिटी होती है पुरुष में ना, हम उनको क्यों खिलाए, पिछले बार मैं उनके घर गया था तो उन्होंने एक भी बार मुझे खाना नहीं खिलाया, है ना, करेक्ट। या वो खिलाए नहीं खिलाए, हमारे घर आए, खिलाना हमारा कर्तव्य, उससे हमको अच्छा लगेगा, खिलाओ। सतीत्व है। और भैया ऐसा अगर दोनों ही यतित्व हैं, मतलब दोनों लॉजिकल है तो भी चलता है इस? हाँ चलता है, दोनों को सत्व वाला पार्ट भी करना ही पड़ेगा, मतलब फाइनली ये खुद के जागृति के लिए तथा आपस में जिस बड़े सेटअप में है उसमें संतुलन पूर्वक कैसे चलना है, यही तो है ना पति पत्नी संबंध। करेक्ट। प्ले दैट इंटीग्रल रोल, जो यहाँ पर लिखा था, टू सपोर्ट ईच अदर मेंटली, इमोशनली, मटेरियली एंड फिजिकली, करते भी हैं आज के दिन, है ना। करेक्ट। काफी सुधार हो गया, अभी तो काफी सुधार हो गया, अभी मॉडर्न जो भी रिलेशंस है, मॉडर्न रिलेशन का दूसरा प्रॉब्लम ऐसे इज इनफिडेलिटी, बट इफ यू लीव दैट आउट, उसको ही हम छोड़ दें तो एक हासिल होने से पति पत्नी, मैं देखता हूँ मेरे पिताजी के टाइम से जनरली फिजिकल देखभाल लोग पहले भी करते थे,
इवन देखभाल थोड़ा कम करते थे या नहीं के बराबर करते थे। जनरली विमेन आर वर टेकन फॉर ग्रांटेड, या पुरुष को पत्नी समझ ही नहीं आती है ना, ये क्या चाहती है समझ ही नहीं आता, ये भी बोलने से ठीक नहीं होता, तो उसको फिर सीखना ही पड़ता है, वो स्टंटेड होता है उस जगह पर। और मटीरियली कुछ लोग वहां पर भी कृपणता करते हैं, जो कमाता है वो फिर दबाता है, नहीं नहीं तुमने इस पर खर्चा क्यों नहीं किया, उस पर क्यों किया, तो फिर उसको फ्रीडम नहीं देता, मतलब वो डिसाइड करेगा कि खर्चा कहाँ पर क्या होना है, मतलब वो विश्वास करने को तैयार नहीं कि पत्नी को भी पता है कहाँ पर खर्चा करना नहीं करना है। हो सकता है कभी वो कि ज्यादा करती हो, तो इसका मतलब उस पर पर्याप्त चर्चा ही नहीं हुई है। लोग विवाह कर लेते हैं, पूरी जिंदगी बिता लेते हैं बिना इस बात को डिस्कस किए कि हमको कैसे रहना है साथ में। आई मीन फॉरगेट इवन अग्रीइंग, इवन नोइंग कि तुम्हारा अपेक्षा क्या है इससे, और ये जो हम साथ में आए इसका मतलब क्या है, तुम्हारी बात सुन लूं मैं, तुम मेरी बात सुन लो, इसके लिए भी हम नहीं करते हैं ना, मतलब हम इतने बेहोश हैं, इसका यही मतलब हुआ ना। करेक्ट। मतलब हमारे पूरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संबंध को में हम बेहोशी पूर्वक जी रहे, 50 अपेक्षा बना के रखे, इट मेक्स और ब्रेक आवर लाइफ, एंड हम कंप्लीटली बेहोश। तो इसका पूरा प्रयोजन तो फिर जागृति है, मतलब इस संबंध में। हर संबंध का प्रयोजन जागृति ही है, वो जागृति को सुनिश्चित करने के लिए या उसकी ओर अग्रसर होने के लिए जो सिस्टम्स हैं और उनमें जो अपेक्षाएं हैं वो सबको पूरा करना। तो पति पत्नी संबंध में यदि संतान होता है तो संतान का देखभाल करना, एक दूसरे का देखभाल करना, बड़े बुजुर्गों का देखभाल करना, एक दूसरे का देखभाल करने में यदि मैंने मेंटल, इमोशनल, फिजिकल एंड मटेरियल चारों डायमेंशन है और 10 लोग हैं, बट 10/4 का मैट्रिक्स बनेगा, 40 चीजें हो जाएंगी करने के लिए। इफ यू हैव 10 people and in each of the 10 people you have to assist them in 4 dimensions, करेक्ट। ये चीजें हो गई करने, it's enough to keep you busy for 16 hours a day, है ना। बच्चे को पढ़ाओ, इसको पढ़ाओ, और उसमें if I throw in society also then you have your hands full, है ना। सोसाइटी को भी पढ़ाओ, शिक्षा के लिए वस्तु लिखो, पुस्तक लिखो, है ना, ये मेंटेन करो, 50 चीजें हो गई। करेक्ट। तो भैया अगर इस तरीके से देखे तो फिर देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब एक बार जब समझ में आ गया सबको तो इन एन आइडियल स्टेट देयर इज लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल, एवरीबडी इज एम्प्लॉयड, every adult is actually employed. The only difference is some of the outcome of that employment has trade value and some of the outcome of that employment does not have trade value. अभी हम एम्प्लॉयमेंट चीज को बोलते हैं जिसकी ट्रेड की वैल्यू है। करेक्ट। है ना, जैसे पेड़ रास्ते पे वो है धूल या मान लो कचरा है, अभी सिटीज में बोलते हैं प्लॉगिंग, बोलते हैं। प्लॉगिंग क्या है, लोग इकट्ठा होते हैं प्लास्टिक को निकालते हैं, प्लास्टिक को निकालना मतलब प्लॉगिंग। पुणे में बीच बीच में न्यूज में आता है, तो नदी को साफ किया, इसको साफ किया, वो आप करो, उसके लिए कोई पैसा नहीं देगा। आप पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ टाई अप करके करो तो दिन का 2000 रुपए देगा। सो इट हैज ट्रेड वैल्यू, द सेम एक्टिविटी हैज ट्रेड वैल्यू। व्हेन आई कुक इनसाइड माय हाउस देयर इज नो ट्रेड वैल्यू, व्हेन आई कुक इन योर हाउस इट हैज ट्रेड वैल्यू, व्हेन आई कुक इन अ होटल किचन इट हैज ट्रेड वैल्यू। तो एम्प्लॉयमेंट हम उस चीज को कहते हैं जिसके बदले में कोई आपको प्रतीक मूल्य मिला, some symbolic instrument was granted to you in return for something that you did, उसको हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो लोग मुझे बोलते हैं तुम 12 वर्षों से एम्प्लॉयमेंट क्या करते हो, तो मैं बोलता हूँ आई एम गेनफुली अनएम्प्लॉयड, है ना। मेरे को कुछ गेन हो रहा, अब मैंने अपना निर्णय लिया, मैं ये नहीं बोल रहा बाकी लोग ये करें, बट दिस इज माय 13th year ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा कोई रास्ता ही नहीं मेरे पास, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी फॉर अनदर डे, है ना। मतलब you cannot say कि this is the way for everyone to be or I will continue to be like this forever, ऐसा भी नहीं है। मीनिंग आपको प्रतीक मूल्य नहीं मिला, बट कोई ना कोई मूल्य तो मिला ही। हाँ,
बाकी मूल्य मिल रहे हैं और प्रतीक मूल्य कहीं से मिला हुआ है, तभी मैं कर पा रहा हूँ। हाँ, ओके, करेक्ट। You तो आप can- ऐसा नहीं कह रहे हो कि प्रतीक मूल्य जरूरी नहीं है, प्रतीक जरूरी है मूल्य ना, उसके बिना जरूरी। घर कहाँ पाए, उसके बिना मेरे नेट आपके हाँ, आपको फोकट का पढ़ा रहा हूँ, इंटरनेट का बिल कौन देगा? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। मटेरियल वो चाहिए सब कुछ। कोई तो दे रहा है ना। करेक्ट। या मैंने पहले से संचित करके रख लिया, या मेरे घर परिवार से मेरे को मिल गया, या मेरे दोस्त ने दे दिया, somebody is paying for it। इकोनॉमिक्स का वो प्रिंसिपल तो सही है, नथिंग इज फ्री, है ना। इट इज ऑलवेज बीन पेड फॉर समवेयर। आज के दिन जो ट्रांजैक्शन का वो है, वो प्रतीक मूल्य है, इट इज मनी और व्हाटएवर, है ना, शेयर इन अ कंपनी। और आज के दिन और भी क्रिप्टिक हो गया, क्रिप्टो करेंसी सो क्रिप्टिक, करेक्ट। क्या क्या हो गया। इकोनॉमिक्स को हम कभी फुर्सत में करेंगे। एनएफटी हो गया, नॉन फंगिबल टोकन, भगवान जाने क्या है। लोग वर्चुअल पेंटिंग खरीद रहे हैं, क्या मतलब हुआ मेरे को समझ ही नहीं आया। या पेंटिंग वर्चुअल है, तू उसको खरीद रहा है, क्या कर रहा है तू? वर्चुअल ट्वीट्स खरीद रहे हैं भैया। तो ये ट्रेड एंड फाइनेंस इज अ डिफरेंट टॉपिक, बट मटेरियल आपको चाहिए, है ना। तो वो हम उसको छोड़, वी विल हैव अ नाइस डिस्कशन ऑन इट लेटर ऑन, कॉम्प्रिहेंसिवली करेंगे। ठीक, ठीक है भैया, जाएंगे तो फिर ठीक है। बट साथ ही सहयोग, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द 7 संबंध। इन 7 संबंधों में मूल्य है या भाव है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि ये मूल्य ऐसे अनाथ नहीं है हवे में। कई बार हम मूल्यों के बारे में बात करते हैं या परिचयात्मक शिविरों में बात करते हैं, कई बार समय भी नहीं होता है, या कोई एक पर्टिकुलर डिजाइन होता है, जैसे इस शिविर का एक पर्टिकुलर फ्लो और डिजाइन है, बट इफ यू सी द वस्तु डज नॉट हैव अ डिजाइन, द वस्तु इज इंटीग्रेटेड। हम बार बार पहले जो बात की उसको बाद में भी हमको लाना पड़ रहा है, बाद में हम जो बात करेंगे उसका भी संदर्भ हमको लाना पड़ रहा है। तो समझ या वस्तु या वास्तविकता इज एन इंटीग्रेटेड होल, इट इज नॉट इन चैप्टर्स। आप सेक्शन 8.1.5 में संबंध नहीं समझ सकते, वो केवल कागज में है। ठीक है ना। मैंने अभी देखा, इसमें नंबर है, बड़ा अजीब सा नंबर है, तो सभी लुक एट द बुक, नंबरिंग इन 8.1.5, बड़ा अजीब सा नंबर लग रहा है। तो हम देख सकते हैं कि दो लोगों के बीच में संबंध है, और इन संबंध में भाव है, अच्छा बुरा लगना, दोनों ही भाव है, अच्छा लगना बुरा लगना, और अनेकों प्रकार के भाव है ना। तो इन संबंधों में हमारी अपेक्षाएं होती है, उन अपेक्षाओं से भाव जन्मते हैं। वो अपेक्षा होना पूरा, कई बार वो अपेक्षा भाव के रूप में होता है, कई बार अपेक्षा पूरा नहीं होने से भी कोई भाव उत्पन्न होता है, डिसअपॉइंटमेंट का, सम्मान का, द्रोह का, विश्वास का, अविश्वास का, ये सब होता है। एंड दीज आर वेरी रियल थिंग्स, है ना। एक हमारे सुख दुख का बहुत टेंजिबल एक अनुभव है ये भाव, ये इंटेंजिबल नहीं है। जैसे भौतिक वस्तु हमको लगता है टेंजिबल का मतलब कोई ठोस चीज खाने को मिला, तो कोई ठोस चीज मिली। एक्चुअली भाव खाने या अच्छे खाने से अधिक ठोस है, क्योंकि वो लंबे समय तक हमको प्रभावित करता है। किसी के साथ प्यार हो जाता है तो हम घर छोड़ के भाग जाते हैं। लोग पूरा घर छोड़ के भाग जाते हैं, परिवार वाले वो पूरा अपना लाखों करोड़ों को संपत्ति छोड़ के भाग जाता है, नहीं मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। उसके भी पता रहता, हो सकता है कि इसके भाई बहन आके मुझे मार डालेंगे। रोज पेपर में आता है ना, 2 लोग भागे हो गए, इसके अंकल ने मिलके उसको मार दिया। वो बर्दाश्त ही नहीं होता उससे, भाव इतनी बड़ी चीज। हमारे पब्लिक डिस्कोर्स में, हमारे पारिवारिक डिस्कोर्स में, हमारे शिक्षा में, हमारे इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में भावों का कोई स्थान नहीं है। उटपटांग चीज दिखा देते हैं पिक्चरों में, और जितने भी लोग कम से कम ये शिविर देख रहे, टीवी सीरियल से तो बचो, नहीं तो ये भाव का भाव कर देगा वो, कुछ भी दिखाते हैं उसमें। रोमांटिक नॉवल से भी बचो, है ना, फिक्शनल बुक से, केवल काल्पनिक है वो। तो भाव बहुत ही
ठोस चीज है। भैया ये वाली लाइन पे जैसा आपने ये भी इससे मतलब रिलेटेड हुआ गया जैसा चित्त शुद्धि से, मतलब क्योंकि इससे भी नए नए चित्र प्रकार वो क्या बोलते हैं कि ठीक है, थ्रो किए जाएंगे। और ओके, चित्त शुद्धि का मतलब हमारे में वो चित्र रहे जो मानवीयता के पक्ष में हो, जो जागृति के पक्ष में हो, और उन चित्रों को या उन मान्यताओं को हम त्याग दें जो मान्यता या जागृति के पक्ष में ना हो। कई बार ये सरलता से हो जाता है, कई बार इसमें समय लगता है। और ये सारी मान्यताओं का स्टोर हाउस चित्त ही है मतलब। The चित्त इज द बिगेस्ट, क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क इन द। तो ऐसा तो मतलब कई बार कॉन्शियसली खुद को भी नहीं पता होता कि ये पड़ा हुआ है यहाँ पे। वही जागृति का मतलब है। प्रथम जागृति तो इस बात से इस बात के प्रति जागृत होना है कि मेरे अंदर क्या है और क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। या महत्वपूर्ण जागृति, प्रथम जागृति से ऐसा लगता है कि इट बी द फर्स्ट थिंग यू विल बिकम अवेयर ऑफ, वेयरएज और भी चीजें होगी। तो ये भाव जो है हमारे अंदर इवेंट्स, कार्य में जो भी होता है ना, हम कुछ निग्लेक्ट करते हैं, कहीं भाव होता है, कहीं अभाव होता है, तो ये हमारे सुख दुख का, हैप्पीनेस तथा अनहैप्पीनेस का एक बड़ा स्रोत है। ठीक है, सो दिस इज अ बिग सोर्स फॉर आवर अनफुलफिलमेंट और फुलफिलमेंट एंड स्टेट विद अस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो हम मटेरियल वर्ल्ड को कुछ भी बदल दे, वो भाव नहीं बदलते हैं। किसी के प्रति गुस्सा हो गया तो मैंने घर की पुताई कर दी, उससे गुस्सा कम नहीं होता, वो आदमी गायब नहीं होता, वो बना ही रहता है ना। घर को पेंट रिपेंट करने से, घर बदलने से वो आदमी नहीं जाएगा, उस आदमी से निपटना पड़ेगा, और अंदर ही निपटना पड़ेगा, संबंध के जगत पर ही निपटना पड़ेगा। उसके लिए पूरा चाहिए, फिर वो जीवन के रूप में है, चैतन्य इकाई है, उसमें ये क्रियाएं है, हम दोनों व्यापक में, हम संबंध में है ना, रूप गुण स्वभाव धर्म में उसकी पूरा संस्कार है, उसकी मान्यताएं हैं, पूरा चाहिए, नीड द एंटायर सेट, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो ये जो 7 संबंध को हमने अध्ययन किया, तो हमने इसको ब्रीफली यहाँ रिविजिट किया है, इसको हम अगले बार करेंगे, ये क्रॉस्ड आउट टाइम, तो हम अगले बार मिलेंगे। तो 9 मूल्य हैं, ये विश्वास से लेकर प्रेम तक। इन संबंधों में इन मूल्यों का स्वरूप क्या है, इसको हम संक्षेप में देखेंगे। ये दर्शन ये भी कह रहा है कि यही 9 मूल्य हैं, दे आर नॉट इनफाइनाइट और इंडेफिनिट। जितने भी मूल्यों के बारे में हम सोचते हैं, या फीलिंग्स इन रिलेशनशिप्स या अपेक्षा सोचते हैं, ये इन्हीं मूल्यों के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, तो इसको हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है जी, ठीक है भैया, तो रोक ले। नमस्ते। तो आज क्या हुआ? नमस्ते भैया। आज सैटरडे है कि संडे? क्या सैटरडे है? सैटरडे। हाँ, तो फिर हम कल मिलेंगे। ठीक है, कल मिलेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू, नमस्ते।